डिस्कनेक्शन करता हूँ आपकी परमिशन से। थैंक यू सो मच सर। क्या हमारे बीच अब अगले स्पीकर डॉक्टर आलोक कुमार भुवन सर उपस्थित हैं। आलोक सर, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? आलोक सर जी पहुंच रही है। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले सर प्रणाम, नमस्कार आपको। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भावनगर से केम छो सर? सब मजा में। सब बढ़िया। सर का हमारे भावनगर से हमारे केएल इंस्टीट्यूट से, अंकुर से, पीएनआर सोसाइटी से बहुत ज्यादा लगाव है और इनको जानने वाले भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर आपको सुन रहे हैं, रजिया बेन सर आपको सुन रही हैं, भावना बेन। नमस्कार नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब मजा में। सारे लोग जुड़े हुए हैं और आपको सुनने के लिए बहुत लालायित हैं सब लोग। ओहो, चलिए इसी बहाने सबसे भेंट हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। जी जी जी। मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका एक फॉर्मल वेलकम करने के लिए हमारे विद्यार्थी बीएड के विद्यार्थी सत्यपाल यादव को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो सर का फॉर्मल वेलकम करें और सर का इंट्रोडक्शन करें। आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं सत्यपाल जी? यस सर। अच्छा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यपाल यादव बीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई सेकेंड ईयर का छात्र हूं। मैं श्री शाह केएल इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स की तरफ से प्रोफेसर आलोक कुमार भुवन सर का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं केएल इंस्टीट्यूट और डॉक्टर संतोष यादव सर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे प्रोफेसर आलोक कुमार सर का परिचय प्रस्तुति का यह सुनहरा मौका दिया। सर अगर आपकी अनुमति है तो मैं आपका परिचय प्रस्तुत करूं? जरूर जरूर जरूर, आपने बहुत मेहनत किया है। प्रोफेसर आलोक कुमार भुवन सर स्पेशलाइज्ड in rehabilitation science and special education, 38-year-old of Dr. Alok Kumar Bhuvan sir, PhD, has spent 7 years of them as a professional and 10 years preparing himself for his life work. As a child in school, event of humiliation toward those with intellectual delays made him resolve to work for them as a career. His focus on vocational training got honored by selection for training in Japan under exchange program on vocational rehabilitation and employment of PWDs. And on return, he started similar work here. Bhuvan sir get the Spandan Award of the National Trust under Department of Disability, Division Government of India in the Best Professional category working in the field of intellectual delay and other 4 awards. Dr. Bhuvan sir has represented India in the International Exchange Program for the person with disabilities and presented the country paper in Japan during October 15 to November 30, 2001. His intellectual contribution is reflecting in the publishing more than 20 national and international book and papers. Bhuvan sir is the member of various committee and deliver his speech in many more national and international conferences. Bhuvan sir get 100 certificates of participation in different national and international seminar, symposia, training program, culture activity and rehabilitation education. सर वापस से मैं आपका इस नेशनल वेबिनार में पूरे केएल इंस्टीट्यूट की तरफ से स्वागत करता हूं सर। और सर आप अपने ज्ञान की ज्योति अनुभव हमारे बीच साझा करें, हमारे ज्ञान में वृद्धि करें सर। आपका हार्दिक स्वागत है सर। सर मैं माइक आपको हैंड ओवर करता हूं सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम बताया? मैं आपका नाम भूल गया, मिस कर गया। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सत्यपाल यादव है। सत्यपाल, वेरी गुड। जी सर। तो आपने तो बहुत अच्छा लिखा, बहुत ही अच्छा सारा चीज बोला। थैंक यू वेरी मच। और मैं थैंक्स करता हूँ सबसे पहले तो पूरे केएल इंस्टीट्यूट टीम का कि उन्होंने इनवाइट किया आज सुबह सुबह। और संतोष जी आपको फिर से बधाई कि आप डॉक्टरेट आपको मिल गया और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जब भी देखता हूँ कि कितना आप शिद्दत से लगे हुए होते हैं। और मैं खास करके केएल इंस्टीट्यूट में मैं अश्विन पांडे भाई सबका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि वो भी बड़े अच्छे से लगे हुए होते हैं। मैं तो खुद जाकर देखा हूँ। और धंधुकिया साहब तो खैर
बड़े अच्छे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे मित्रगण हैं। सभी को केम छो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबको आज मुझे बुलाया। और मैं ओके, मैं जो चीज आज के शेड्यूल में लिखा हुआ है, जो चीज आज आपको बोलना है ई कंटेंट के बारे में, वो शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं एक बार जो प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, शायद वो मैं दोबारा यूज करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मुझे नहीं पता। ओके तो मैं कल जब देख रहा था तो देन आई थॉट कि कुछ ऐसा चीज करें कि आपको आसान हो जाए उसकी अंडरस्टैंडिंग, हाउ यू अंडरस्टैंड टू डिजाइन समथिंग। जो भी आप पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, सभी मोस्टली यहाँ पर आई एम फाइंडिंग 225 पीपल आर हियर एंड अमंग 225 पीपल आई ऑलवेज फील यू ऑल आर द टीचर। आप सभी बहुत अच्छे टीचर हैं और खास करके आप खुद अपने आप को भी सिखाते हैं, दूसरे को भी सिखाते हैं, सभी को सिखाते हैं। तो सर, मैं आज आपको कुछ सर, एक जी 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूं? जी सर, मुझे रहा नहीं गया, मैं बताने से जी मुझे रहा नहीं गया कि ये बताना बहुत जरूरी है कि जैसे पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो सब लोग डर रहे थे कि कैसे आईसीटी को हम यूज करेंगे और कैसे लोगों तक पहुंचेंगे। वहां से एक सीरीज नहीं, हजारों सीरीज का जो है सर ने अपने यहाँ से आदान प्रदान किया। और स्पेशल एजुकेशन में अगर आईसीटी को कोई अगर स्ट्रेंथन किया है, अगर उसमें नाम किसी का आता है तो आलोक भुवन का और मनोविकास चैरिटेबल ट्रस्ट का आता है। सर, आपका मतलब इस काम के लिए आपने जो हम लोगों को मोटिवेट किया है, स्पेशल एजुकेटर्स को मोटिवेट किया है ना, ये काबिले तारीफ है सर। और मैं ये चाहूंगा कि इस चीज का लाभ सभी लोग लें कि सर ने उस चीज में कैसे सभी को इंस्पायर किया है, इसका सब सभी लोग लाभ लें। सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू संतोष जी। तो देन मैं शेयर करूंगा आज आप लोगों से कुछ अपने अनुभव। अनुभव का मतलब है कि ऐसा अनुभव जो कि पूरे सिर्फ मनोविकास को या केएल इंस्टीट्यूट को या इंडिया को ही लाभ नहीं हुआ है, उससे पूरे वर्ल्ड को लाभ हुआ, पूरे दुनिया को लाभ हुआ। और ये अनुभव मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं वर्ल्ड बैंक के साथ कुछ मेरा अच्छा सा दोस्ती मित्रता हुई, तो उन्होंने कुछ रिसर्च किया। और मैं ये रिसर्च आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि आप ये सोचो कि दुनिया में ऐसा हो रहा है। आप थोड़ा सा ये सोचो कि जो मैं आपको अभी बात करूंगा, कि अगर आपने थोड़ा सा वैसा अप्रोच बना लिया, उन सारे जानकारी को इकट्ठा कर लिया जो मैं जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, उसके बारे में जो बातचीत करूंगा, तो शायद आपका जो काम है, यू विल फील वेरी हैप्पी। एंड व्हाट आई विल से, आज मॉर्निंग में हम लोगों का एक प्रोग्राम होता है सचेतन, उसमें बात था आनंद के बारे में कि हाउ वी फील द जॉयफुल, हाउ वी फील द सेटिस्फैक्शन। तो एक सेटिस्फैक्शन जो है अंदर से आती है, वाओ, आप खुद दिल से कहते हो कोई काम करने के बाद कि बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मजा में छो, मैं तो बोल देता हूँ, ये तो मुंह से बोल दिया, लेकिन मेरे बोलने के बाद मेरे कुछ मित्र हैं जो जिस स्टाइल में मजा में छो वो बोलता हूँ, तो उनको बड़ा फील होता है कि अच्छा आलोक सर ऐसा बोल देते हैं, इस तरह से बोल देते हैं। तो वो जो फीलिंग है दैट वी रिक्वायर्ड। ओके, तो मैं आपके साथ कुछ बातचीत करूंगा, कुछ आपको रिसर्च दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद आपके मन में जितने विचार आएंगे, जो प्रश्न आएंगे, आप वो पूछ सकते हैं। और जब भी आप पूछेंगे तो यू रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ओके, तो मैं इंक्लूसिव ई एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इंक्लूसिव ई एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन तो सुना है आप लोगों ने, सभी ने सुना है। ई हो गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन, और वी कैन से द रिमोट, वी कैन से द वर्चुअल, जो कि पैंडेमिक ने हमें सिखाया है। पूरे जब कोविड पैंडेमिक हुआ, तो मैं ये जो बात कह रहा हूँ यूनेस्को की बात कह रहा हूँ, और कोविड पैंडेमिक जब हुआ तो अबाउट जितने भी क्लासरूम्स थे अराउंड द वर्ल्ड, सभी डिस्ट्रप्टेड हो गए, सभी इंटरप्टेड हो गए। एंड एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड वाइड, मतलब 10 में से 9 लोग ऐसे थे, 9 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको की कोई ना कोई परेशानी हुई ड्यू टू द कोविड। जब कोविड आया, कोविड आने के बाद जो टीचिंग लर्निंग का जो क्राइसिस स्टार्ट हुआ, ग्लोबल क्राइसिस स्टार्ट हुआ, 10
में से 9 स्टूडेंट्स को ये क्राइसिस हुआ। और फिर अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो 50% ऑफ लर्नर, 826 मिलियन लर्नर है, मतलब 826 इंटू 10 लाख, आप जोड़ लो कितना होगा, इतने मिलियन लर्नर्स हैं। और उसमें से उसके 50% लर्नर्स के पास तो कंप्यूटर था ही नहीं। हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, हम ई लर्निंग की बात करें, वर्चुअल लर्निंग की बात करें, और 43% ऑफ लर्नर्स, मतलब 706 मिलियन डू नॉट हैव द हाउस होल्ड इंटरनेट, और उनके पास इंटरनेट भी नहीं था। पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। और 56 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, आप ध्यान रखिएगा, learners cannot use mobile phone to access the information because they are not covered by mobile network. मोबाइल हो सकता है, चाहे वो एंड्रॉयड मोबाइल हो या कुछ और मोबाइल हो, कीपैड वाला मोबाइल हो, लेकिन उसमें उसको जो है मोबाइल का नेटवर्क जो है वो बड़ा डिस्ट्रक्टेड था। मतलब 56 मिलियन ऐसे स्टूडेंट्स हैं पूरे दुनिया में कि जिनका मोबाइल भी डिस्टर्ब है। आप देखो कि कितना बड़ा चैलेंज है। So almost half of the all students affected worldwide face the barrier to online learning during this school closure. मतलब आप देखो कि ये जो स्कूल बंद हुए उससे कितने लोग इफेक्टेड हुए। अगर हम ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो अबाउट 63 मिलियन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर्स हैव बीन अफेक्टेड। मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स ही इफेक्टेड नहीं हुए, कोविड से 63 मिलियन टीचर्स इफेक्टेड हुए, क्योंकि बहुत सारे रीजन थे। मे बी उनके पास मोबाइल नहीं था, मे बी उनको काम से निकाल दिया गया, मे बी देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन, कि जिससे आप देखो कि दुनिया में कितना बड़ा प्रॉब्लम हो। सो वी स्टिल आई एम टॉकिंग और वी आर टॉकिंग हियर प्रमोटिंग द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी थ्रू इंक्लूसिव स्टैटिक्स। मैंने जो आपको स्टैटिक्स दिखाया, डाटा दिखाया, और अगर हम चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं कि हम जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, हम सबको अधिकार दे दें, सबको शिक्षा का अधिकार दे दें, उसको प्रमोट करें, तो कैसे कर सकते हैं? आपके पास एक पूरा इफ आई से एवरीवन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जस्ट यू रीड एवरीथिंग। देयर इज ए यूएन, यूनाइटेड नेशन, उन्होंने बनाया है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि 2030 आते आते हर जगह पे हर बच्चे को, हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये जो भी होस्ट है वो अगर पार्टिसिपेंट के लिस्ट में जाए, जहां पर मोर है, मोर में अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ को अगर हम अनम्यूट कर दें, हाँ, अब कोई पार्टिसिपेंट वो नहीं कर पाएगा। ओके, तो अगर हम बात करें कि सॉरी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, इसके कुछ एजेंडाज हैं यूएन में, कि जैसे सबसे पहला एजेंडा है खाना, इसी तरह से चौथा नंबर एजेंडा है एजुकेशन। तो पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड, वो एक एजेंडे के साथ चल रहा है कि हर व्यक्ति को पढ़ाना है, हर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देना है 2030 तक। और बीच में क्या आ गया? पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक आने के बाद क्या हुआ? पूरा दुनिया में कुछ ना कुछ बदल गया। हम सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो साथ छोड़े पूरे दुनिया में, वो छोड़े डिसेबल पर्सन का, बिकॉज बहुत सारी डिसेबिलिटीज थी, वो ऑफ्टन इनविजिबल थी, लोगों को दिखी ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे पर्सन, चिल्ड्रन में डिसेबिलिटी थे, लोगों को पता ही नहीं चला कि इनको कुछ करना भी है, इनके लिए कुछ करना भी है। तो जब हम बात करें, अगर मान लीजिए कि कोई किसी भी जगह पर, कहीं पर अगर आपके देखो कि सेंसस होता है, गणना होती है, क्यों छूट गए लोग? बहुत सारे लोगों को तो हमने पढ़ाया ही नहीं, बहुत सारे लोगों को इंक्लूड ही नहीं किया ड्यूरिंग द कोविड। अगर हम जनगणना होती है तो क्या होता है कि अगर घर में एक 7 साल का बच्चा है और मे बी दैट चाइल्ड हैज नॉट डायग्नोस्ड, उसको कभी हम डायग्नोस ही नहीं की कि उसको कोई कम्युनिकेशन डिफिकल्टी है, हम
7 साल तक का था तो हम सोचे कि कभी बोल लेगा, कभी कुछ हो जाएगा। और क्या हुआ कि जब सेंसस करने वाले आए, जनगणना करने वाले आए, तो उस घर में पूछा कि अ 7 इयर्स मतलब मैं कह रहा हूँ कि हिंदी में बोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ अंग्रेजी में आप पढ़ लेंगे। एंड इफ यू रिक्वायर्ड देन आई कैन स्पीक इन इंग्लिश आल्सो, समटाइम्स आई कैन स्पीक गुजराती आल्सो। तो जब हम बात करें कि इन इन दिस सिनेरियो व्हाट हैपेंड, व्हाई द पीपल विद डिसेबिलिटीज आर लेफ्ट। सो जब वो जनगणना करने वाला एक व्यक्ति के घर में आया एंड देन उसके घर में 7 साल का एक बच्चा था, तो उससे पूछा कि आपको लगता है कि आपके घर में कोई डिसेबल्ड है? तो वो घर वाले लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, हमारे घर में कोई डिसेबल्ड नहीं है, क्योंकि वो 7 साल का जो बच्चा था वो अभी तक डायग्नोस ही नहीं हुआ कि उसको कोई कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी है या कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज है या उसको कोई डिसेबिलिटी है। तो क्या कहा, सबसे पहला वो छोटे बच्चे का नाम तो जनगणना लिस्ट में गया ही नहीं। तो अब देखिए कि प्रॉब्लम क्या हुआ। अब क्या हुआ कि एक 17 साल का बच्चा विथ लर्निंग डिफिकल्टीज and was not identified because the question included offensive words। अब हमने बताया कि एक 17 साल का कोई बच्चा था और वो जनगणना करने वाला आया, उसने पूछा कि कोई अपाहिज लोग हैं आपके घर में क्या, कोई विकलांग है क्या, कोई कुछ ऐसा है क्या। कुछ ऐसे ही ऑफेंसिव वर्ड हम यूज कर देते हैं जब डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं जिसके कारण वो भी व्यक्ति कहा कि नहीं नहीं कोई नहीं है ऐसा, तो वो भी शामिल नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम बताएं कि अगर कोई डेफ मदर है और कोई उससे कोई उसको अगर कोई डेफ मदर है या कोई डेफ कोई डेफ मदर है और वो जो जनगणना करने वाला आया वो पूछा कि कोई यहाँ पर कोई डिसेबल्ड है, तो डेफ मदर तो सुनी ही नहीं और वो जनगणना करने वाला चला गया। कहा कह रहे ये तो कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि जनगणना करने वाले को कोई साइन लैंग्वेज आ ही नहीं रहा। सो अगर हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ा सोचने को ब्रॉडर करें, सोचने के स्पेक्ट्रम को सोचें, तो क्या होता है कि जब हम कोई भी प्रोग्राम सोच रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग का प्रोग्राम सोच रहे हैं, कंटेंट डेवलपमेंट का प्रोग्राम सोच रहे हैं, तो हमारे पास किस किस तरह का सिनेरियो आता है जिसके कारण से हम सोचते ही नहीं है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि वो बच्चा या वो व्यक्ति कोई घर में है या कहीं कहीं इंस्टीट्यूशन में है, बहुत सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर बच्चे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज आर लिविंग, उस इंस्टीट्यूशन में तो जनगणना होता ही नहीं, उस इंस्टीट्यूशन में कोई जाता ही नहीं है कि क्या होना चाहिए। इस तरह से क्या होता है कि वहां पर जितने बच्चे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन में जितने बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कि ये इंस्टीट्यूशन है, इसमें इस तरह के 5, 7, 10 बच्चे हैं, तो वो तो छूट ही गए, उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। तो मैं इसलिए आज बात कर रहा हूँ कि हमें हमेशा एक काउंटिंग करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं ना कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैज शुड बी इंक्लूडेड, पहला चीज है शुड बी इंक्लूडेड। तो हम इंक्लूड करना भूल जाते हैं, उसको शामिल करना ही भूल जाते हैं, तो हम कैसे उसके लिए कोई प्रोग्राम अच्छा सा बना पाएंगे। तो बहुत सारे बैरियर्स हैं, एक इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स है कि उसको क्या करना चाहिए, वहां पर प्लान सही से नहीं होता है, वहां पर हम अगर सिंपल डिजाइन बनाए, सिंपल रूल्स बनाए, तो वहां पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हर इंस्टीट्यूशंस में भी अच्छे से शामिल हो सकते हैं। कैसे हम उसके बारे में बातचीत करें, हम एक इंक्लूजन की स्ट्रेटेजी बनाएं, एक डाटा जो है बड़ा अच्छा बनाए कि हम ये समझे कि हमारे पास 20 बच्चे हैं और 20 बच्चे में हर बच्चे की अलग अलग जरूरत है, हर बच्चे का अलग अलग नीड है। किसी को मोबाइल की नीड है, किसी को कंप्यूटर की नीड है, किसी को हियरिंग एड की नीड है, किसी को साइन लैंग्वेज की नीड है। अगर हमारे पास बहुत अच्छा से डाटा हो, बहुत अच्छा से हम समझने की कोशिश करें, तो क्या होता है कि हम जो एटीट्यूडनल बैरियर्स है, एटीट्यूड है, जो हमारी सोच है, उस वो नेगेटिविटी को हम दूर कर सकते हैं। वो कैसे दूर कर सकते हैं, हम एक टूल्स बना सकते हैं, हम एक मेजर कर सकते हैं, हम माप सकते हैं कि किस तरह से कौन सा फैक्टर उसको एक्सक्लूजन कर रहा है, उसको उस चीज में शामिल नहीं होने दे रहा। अगर हम अंडरस्टैंड कर लें और एडिक्वेट डाटा हो जाए हमारे पास, तो हम उसके लिए बजट प्लान कर सकते हैं कि ये इतने पैसे हमें चाहिए एंड देन आई वांट टू डू समथिंग। सो अगर हमारे पास डाटा ही नहीं है, अगर हमारे पास ये सब कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, हम किसी से बातचीत ही नहीं कर सकते डिसेबिलिटी के बारे में, हम किसी से ऑनलाइन ई कंटेंट के बारे में बातचीत ही नहीं कर सकते। तो लेट अस थिंक अबाउट
जो हमारे ये 3 बैरियर है, इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स है, या हमारा एटीट्यूडनल बैरियर्स है, या हमारा कम्युनिकेशन बैरियर्स है, अगर हम इसको सही करना चाहते हैं, इसके लिए हमें डाटा समझना जरूरी है। और एक पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मैं इसका एक पार्ट रहा हूँ, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। सितंबर 21 में, बहुत इधर ही हाल फिलहाल में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने एक बहुत ही अच्छा सर्वे किया, और वो सर्वे ये था कि जो ग्लोबल सर्वे था, एंड इट वाज ऑन द इंक्लूसिव एजुकेशन इनिशिएटिव, कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, उसके लिए पूरे वर्ल्ड में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। तो अगर हम देखें एजुकेशन लेवल बाय द थॉट बाय द टीचर, कि टीचर्स को, जो टीचर जो है एजुकेशन लेवल, किस तरह के एजुकेशन लेवल में कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, तो 56% टीचर यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, 24% जो है वो अर्ली एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, 14% सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, और 6% लोग जो है टीचर्स जो है वो टर्सरी एजुकेशन में, मतलब कि कॉलेज में, स्किल ट्रेनिंग में, उसमें पढ़ा रहे हैं। अब मान लो कि जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है वो तो टर्सरी है, कि हम इंडिपेंडेंट बनाए, हम उसको काम करने लायक बनाए, हम उसको इनकम करने लायक बनाए। आप देखो कि नीचे से तो हमने एजुकेशन दिया, टीचर्स का इनपुट दिया, लेकिन आप आगे जाते जाते क्या हुआ, टीचर्स का इनपुट कम हो गया, और जिससे जो एजुकेशन का अल्टीमेट गोल था वो हम लोग अचीव नहीं कर पाए। तो आप सिर्फ डाटा देखें और अपने आप में एक क्वेश्चंस करो कि why these things is happening. I'm not talking about your Gujarat, I'm not talking about your India, I'm talking about the throughout the world, whole world. आप देखें कि किस किस टाइप के क्लासरूम में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं पूरे दुनिया में। मेन स्ट्रीम इंक्लूसिव क्लास विद द लर्नर्स विद डिसेबिलिटी स्टडिंग alongside with their peer, मतलब 42% चिल्ड्रंस है पूरे दुनिया में वो मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ रहा है, इंक्लूसिव सेटिंग में पढ़ रहा है। 44% स्टूडेंट्स जो है वो स्पेशल क्लास में पढ़ रहा है। स्पेशल क्लास में मतलब कि वेराइटीज ऑफ डिसेबिलिटी, हर तरह के डिसेबिलिटी वाले लोगों के साथ पढ़ रहा है। और 14% स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, अगर मान लो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का अलग स्कूल है, अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उस तरह के अलग स्कूल में। तो आप देखो कि दुनिया में किस तरह के स्कूल्स चल रहे हैं, किस तरह के क्लासरूम्स चल रहे हैं। 42% क्लासरूम्स तो मेन स्ट्रीम क्लासरूम्स है, और 44% जो है स्पेशल क्लासरूम है, कंप्राइज विद द लर्नर्स विद डिसेबिलिटी, अब वैरायटी ऑफ डिसेबिलिटी है, बहुत तरह की अलग अलग डिसेबिलिटी है, मतलब जिसको कि हम कहते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी। आप सुनते होंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में, अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के टीचर हैं तो आपको भी साइन लैंग्वेज जानना होगा, अगर आप हियरिंग इम्पेयरमेंट के टीचर हैं तो आपको भी ब्रेल भी जानना होगा। तो क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा जो है ये स्पेशल क्लासरूम, जहाँ पर हर तरह के डिसेबिलिटी वाले लोग, हर तरह के डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अब आप देखें कि जो एक्सेस टू इंटरनेट एंड डिवाइस के बारे में बात करते हैं, कि जब हम जो भी ये रिपोर्ट है वो पेरेंट्स से लिया गया, जिसको हम कहें कि अगर आपके घर में पावर है या नहीं, इंटरनेट है कि नहीं, डिवाइस है कि नहीं। तो अगर हम साउथ एशियन रीजन में बात करें, जहां पर हम इंडिया में रहते हैं, ये सर्कल किया हुआ, इसमें 60% लोगों के पास पावर का पूरा सप्लाई था, और इंटरनेट के 25% लोगों के पास इंटरनेट था, और 23% लोगों के पास डिवाइस। बाद बाकी लोगों के पास ये सब चीज डिवाइस नहीं था, किसी के पास पावर का प्रॉब्लम था, किसी के पास इंटरनेट का प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करें फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप देखो कि कितने लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं, बहुत कम लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। अगर हम पेरेंट्स केयर गिवर के बारे में बात करें, कि हो सकता है उस बच्चे के पास नहीं था मोबाइल, तो पेरेंट्स के पास मोबाइल होगा, केयर गिवर के पास मोबाइल होगा, तो उससे वो बच्चा जो है इंटरनेट या टेक्नोलॉजी एक्सेस कर लेगा। तो आप अगर देखो कि इंटरनेट एक्सेस करने वाला 69% लोग इंटरनेट एक्सेस करने वाला है, 48% कंप्यूटर वाला है, 41% टैबलेट वाला है, 66% स्मार्टफोन वाला है, 74% मोबाइल वाला है, 90% टेलीविजन वाला है, 59% रेडियो वाला है। तो लेट अस थिंक कि हम किस तरह का कंटेंट बनाएंगे, किस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आप यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम
अगर जो चीज बना रहे हैं क्या हम वो कंटेंट सही तरीके से मास तक पहुंचा पाएंगे या नहीं। अगर हम एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करें और हम यूजफुल इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें कि टेक्नोलॉजी है और यूजफुल भी है। आप देखो कि कंप्यूटर एक्सेसिबल तो था, लेकिन यूजफुल और एक्सेसिबल कितना था। अगर 31% कंप्यूटर थे तो उसमें से एक्सेसिबल के बारे में बात करें, उसमें सॉफ्टवेयर था। जैसे अभी मैं लास्ट क्लास में देख रहा था कि उसको उसमें टेक्नोलॉजी लोगों को पता था कि कंप्यूटर को कैसे यूज करें, कंप्यूटर में इंटरनेट को कैसे यूज करें, कौन से साइट को कैसे यूज करें। तो हम कहेंगे कि वो एक्सेसिबल भी है और यूजफुल भी है। तो अगर हम देखें कि कंप्यूटर को देखें, टैबलेट को देखें, इंटरनेट को देखें, हमारे पास 46% लोगों के पास इंटरनेट तो है, लेकिन 25% क्या है, सिर्फ 25% लोग ही उसका यूजफुल है और एक्सेसिबल है उसके पास। अगर हम स्मार्टफोन के बारे में देखें, 41% लोगों के पास स्मार्टफोन है, लेकिन 20% ही लोग ऐसे हैं जिसका कि एक्सेसिबल भी है और यूजफुल भी है। टीवी, 62% लोगों के पास टीवी है, लेकिन 20% ही लोग ऐसे हैं जिसको कि एज ए एजुकेशन वो टीवी को यूज कर लेंगे। जो हम इंटरनेट, हम जो अभी कंटेंट के बारे में बात करेंगे, वो सिर्फ 20%। अगर टीवी के द्वारा हम कंटेंट बनाए, टीवी में देने वाला कंटेंट बनाए, तो सिर्फ 20% लोग। अगर हम वही देखें कि प्रिंटेड बुक, 44% लोगों के पास प्रिंटेड बुक है, लेकिन वो एक्सेसिबल कितना है, सिर्फ 18% लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी है, यूजफुल है। अगर हम देखें कि बहुत सारे किताब हम बांट दिए, लेकिन यूजफुल किताब कितने लोगों के पास है, सिर्फ 18% लोगों के पास। रेडियो, पूरे कंट्री में देखें, रेडियो तो है 38% लोगों के पास, लेकिन एक्सेसिबल कितना है, 18% लोगों के पास। यूजफुल कितना है, 18% लोगों के पास है। सेल फोन देखें, 47% लोगों के पास सेल फोन है, लेकिन 16% के पास। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से एक यूजफुल है, किस तरह से वो डिवाइस या वो मटेरियल जो है किस तरह से अनश्योर। हमने अगर ये पूरा रिसर्च को अगर आप देखेंगे तो रेडियो जो है लोगों के पास है, हम वो टीचिंग लर्निंग डिवाइस एज ए मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, यूजफुल है, लेकिन कैसे करेंगे। बहुत सारे लोगों के पास वो अनश्योर है कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। रेडियो को हम क्या हम पढ़ाने में यूज कर सकते हैं कि नहीं। टीवी को 83% लोगों ने तो ये बोल दिया कि टीवी को हम पढ़ने में मटेरियल यूज नहीं कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज नहीं कर सकते, जबकि हम कर सकते हैं। लेकिन लेट अस सी कैसे करेंगे। सेल फोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, बुक देखिए, आप बुक के बारे में देखिए कि 42% लोगों ने बोला कि ये जो किताब है ये बड़ा एक्सेसिबल है। हम 48% बोला कि नहीं नहीं। और अगर आप इंटरनेट के बारे में देखिए तो इस तरह से अगर आप डाटा को देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज, कौन सा डिवाइस पे हमें ये कंटेंट किस डिवाइस के लिए बनाना चाहिए, किस मटेरियल के लिए बनाना चाहिए, कहाँ पर हम इसको दिखाएंगे, ये समझना जरूरी है। तो सबसे जो अभी तक हमने बताया कि जो हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक चैलेंज है फॉर द लर्नर्स विद डिसेबिलिटी एक्सेसिंग द डिवाइस एट होम। वो घर में वो डिवाइस कैसे एक्सेस कर ले, अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो चैलेंज क्या है, इंटरनेट चैलेंज है। सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है लोगों के पास, इनफ डिवाइसेस नहीं है चिल्ड्रन टू यूज, प्रेफरेंस नहीं है। प्रेफरेंस क्या होता है कि घर में अगर सिबलिंग्स है, भाई बहन है, और अगर वो नॉन डिसेबल्ड स्पेशली बॉय है, तो क्या होगा, पहले वो यूज करेगा दैट मोबाइल फोन और इंटरनेट, फिर जाके वो डिसेबल्ड पर्सन, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे घर में। सो दिस इज सी हाउ डिफिकल्टी इज, और स्किल्स और एबिलिटी टू टीच एंड डिजाइन द लर्निंग। अगर हम मान लीजिए कि ये पूरा इस एक अभी जो बात हो रही थी कि क्या क्या हम डिजाइन कर सकते हैं, क्या क्या हमें इनोवेशन ला सकते हैं, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को हमें दूर करने की बात करनी चाहिए। तो हम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं, एक हम एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन हम ला सकते हैं जो हमारे चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये कौन कर रहे हैं भाई, जो भी कर रहे हैं प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो ये जो एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन को हम एक्सेसिबली कर रहे हैं उसको अगर इनएक्सेसिबल फॉर्म में है, अगर मान लीजिए कि आपने टेक्स्ट तो लिख दिया, अगर वो टेक्स्ट से स्पीच ना कन्वर्ट हो, या आपने स्पीच तो बोल दिया उसके बाद वो टेक्स्ट में कन्वर्ट ना हो, तो फिर क्या होगा, वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा। तो जैसे अभी पिछले स्पीकर्स बोल रहे थे कि कैसे हम एक्सेसिबिलिटी करें,
हमने मान लीजिए कि जब कोविड आया तो क्या था, हमारे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क था, वो हमारे लिए चैलेंज था, क्योंकि जो भी हम साइन लैंग्वेज के बारे में बात करें, इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें, वो सारा चीज खत्म हो सकता है। अब साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन ऑन द टीवी वो भी नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि मास्क लगा के वो इंटरप्रेटर नहीं आ रहे थे उसमें ड्यूरिंग द कोविड। तो इस तरह से अगर हम देखें कि बहुत सारा हमारे पास हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं कि हम कैसे इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में बना सकते हैं। अगर मान लीजिए घर में आप कोई चीज पूरा डिजाइन कीजिए साइन लैंग्वेज में और उसको टेलीविजन में पब्लिश कर दीजिए, तो क्या होगा कि उस बच्चे के सामने वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर आ सकता है। तो अगर हम ये सॉल्यूशंस ढूंढने, सेफ और हेल्दी सॉल्यूशंस ढूंढने, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं, और उसके लिए तो हमें क्या करना होगा? जस्ट a minute. किसी ने, मेरा लगता है कि या ओके, और भी चैलेंजेस है इंटरनेट डिवाइस का। इंटरनेट और डिवाइस का चैलेंज क्या है, उसको हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं? हम अगर आइडेंटिफाई कर ले कि हमारा कौन कौन सा आईसीटी हमें जरूरत है, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जरूरत है, किस तरह के लर्नर्स के लिए कौन सा चीज जरूरत है, किस तरह का सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी, किस तरह का हम कम्युनिटी डोनेशन इकट्ठा कर सकते हैं उसके लिए, किस तरह से हम एक वाउचर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं कि हम एजुकेशन दें ड्यूरिंग द कोविड, हम बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाएं, खास करके चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए। तो हम उसको क्या, मिड डे मील के बदले में हम उसको वाउचर दे दें, क्या नाम है, मोबाइल रिचार्ज का, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह के अगर हम सॉल्यूशंस निकालें तो तभी हम जो बात कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो सकता है। अगर हम एक्सेसिबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में बात करें, जो हमारा आज का टॉपिक है, अगर हम देखें कि जो पेरेंट्स, केयर गिवर और टीचर्स, यहाँ जो पिंक कलर है वो पेरेंट्स का है, देन ब्लू कलर टीचर का है, देन येलो कलर जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी का। दे विल नॉट हैव एक्सेसिबल एजुकेशनल मटेरियल। उन्होंने कहा कि 32% पेरेंट्स ने कहा कि नहीं नहीं, इन लोगों के पास एक्सेसिबल मटेरियल्स है ही नहीं, और टीचर ने कहा कि 9% ने कहा कि नहीं नहीं, बच्चे के पास एक्सेसिबल मटेरियल नहीं। और अगर बच्चे से पूछा जाए, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी से पूछा जाए, तो 60% ऐसे बच्चे थे कि उनके पास एक्सेसिबल मटेरियल नहीं। मटेरियल तो आपने भेजा, बहुत सारे मटेरियल्स आपने यूट्यूब बना के भेजा, आपने व्हाट्सएप पे भेजा, लेकिन 60% एक्सेसिबल था ही नहीं, यूज ही नहीं हुआ। 40% ही यूज हुआ, मतलब 60% वो वेस्ट हो गया। They will fall behind the learning due to the inaccessible distance learning modalities. आपने जो modalities यूज किया, कि आपने डिस्टेंस लर्निंग का क्या प्लेटफॉर्म यूज किया, किसी ने मोबाइल प्लेटफॉर्म यूज किया, किसी ने कंप्यूटर यूज किया, किसी ने क्लाउड यूज किया। तो अगर हम देखें तो ये जो 60% पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी, इसका तो जो भी आपने प्लेटफॉर्म यूज किया वो तो फॉल था, वो तो कोई यूज ही नहीं हुआ। एंड 58% स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, उसका कोई यूज नहीं हुआ। मतलब आपने सपोज मोबाइल यूज कर लिया, या कंप्यूटर यूज कर लिया, या प्लेटफॉर्म कोई आपने व्हाट्सएप यूज कर लिया, या आपने ईमेल यूज कर लिया, वो सब कितने अनयूजफुल थे। आपने बहुत मेहनत किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में सभी टीचर ने मेहनत किया, लेकिन क्या था, ये देखिए कि क्या एक डाटा निकल के आ रहा है। एक्सेसिबल टीचिंग और लर्निंग का मटेरियल का मोडालिटीज जो हमने यूज किया, बड़े बड़े अच्छे से हम अगर प्लान करें तो बहुत अच्छा मोडालिटीज हम यूज कर सकते हैं। They will know how to use the technology appropriate in the continuing their education. आपको 47% ऐसे स्टूडेंट्स थे कि उनको पता ही नहीं था कि जो आपने टेक्नोलॉजी भेजा है उनको वो कैसे यूज करें। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम हुए ड्यू टू द कोविड एंड ड्यू टू दिस ई कंटेंट, ई एजुकेशन सिस्टम। तो अगर हम कंसीडर करें कि जो एक्सेसिबल और यूजफुल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर द लर्निंग विद डिसेबिलिटी, लर्नर्स विद डिसेबिलिटी, वो क्या होना चाहिए, हमने 3 पार्ट में बांटा है। 3 पार्ट में कैसे बांटा है?
एक्सेस टू द डिवाइस एंड कनेक्टिविटी, कि अगर कनेक्टिविटी में मिल जाए, एक्सेस डिवाइस में हो जाए, रेलिवेंस मटेरियल हो जाए, उसका कंटेंट हो जाए, उसका अलाइनमेंट ऑफ द कॉग्निटिव नीड्स के साथ हो जाए, अगर एज अप्रोप्रिएट कंटेंट हो, फिजिकल एबिलिटीज को होल्ड करे कि वो मैनिपुलेट कर ले, वो डिवाइस चला ले, उसकी सेंसिटिविटी जो है स्क्रीन के साथ वो बड़े अच्छे से मैच कर जाए, अगर वो ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन भी उसमें हो जाए, अगर लेवल ऑफ आईसीटी का स्किल्स कैसे, जो लर्नर्स जो यूज करता है कोई भी आईसीटी को, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, उसका स्किल्स कैसा हो, या जो पेरेंटल सपोर्ट है उसका एक्सेस कैसे हो। इस तरह से 3 प्रकार का हमें जो एक्सेसिबिलिटी को अगर देखें, टीचिंग रिसोर्स और मटेरियल्स को देखें, वो 3 प्रकार का हम एज एन इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल हम मान सकते हैं। एक सबसे पहला प्रकार है नो टैग, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वर्क पॉकेट, आप झोले में डालिए सामान, चल पड़िए, आप रीडिंग मटेरियल डालिए, किताब डालिए, स्टडी मटेरियल डालिए, एजुकेशन टॉय डालिए और चल पड़िए, उसको हाथ से हाथ यूज करते हैं। इस तरह से उसमें कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। और लो टैग, आप देखिए कि मैक्सिमम लोग, हम लोग लो टैग में, लोअर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। क्या होता है, प्री रिकॉर्डेड लेसन दे दिए, वो लो टैग टेक्नोलॉजी है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर लिया, व्हाट्सएप यूज कर लिया, फेस टाइम यूज कर लिया, स्काइप यूज कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर लिया, जूम यूज कर लिया, मल्टीमीडिया रिसोर्स यूज कर लिया, जैसे प्रेजेंटेशन यूज कर लिया, इमेज यूज कर लिया, फोटो यूज कर लिया, वीडियो यूज कर लिया, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया हमने रेडियो टीवी यूज कर लिया, ये सब लो टेक है। ये जो टेक्नोलॉजी है लोअर लेवल की टेक्नोलॉजी। जो हाई टेक्नोलॉजी है वो हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लाइव ऑनलाइन क्लास यूज कर सकते हैं, जैसे अभी लाइव है हम लोग, आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, बड़े अच्छे से है। जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं क्लासरूम का, उस तरह का चीज, अगर हम कोई ऐप यूज कर लिए, कोई गूगल प्ले स्टोर यूज कर लिए, हम उससे सॉफ्टवेयर यूज कर लिए, अगर हमने कोई वेबसाइट बनाया ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग करने का, जैसे अभी संजय जी ने, संतोष जी ने कहा कि मनोविकास में करते हैं, हमारे पास जो हमारा जो सीआरई होता है वो हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे होता है। अगर हम वहाँ पर कंटेंट भी है, वहाँ पर सारा रिकॉर्डिंग भी है, वहाँ पर वहीं पर सारा बात है। मतलब अगर हम हाई टेक के बारे में बात करें, तब जाकर हमारा जो रिसोर्स है, जो हमारा मटेरियल है, वो बड़े अच्छे से इफेक्टिव हो सकता है। अगर हम देखें, डू यू बिलीव द पर्सन विद डिसेबिलिटी आर लर्निंग ड्यूरिंग द स्कूल क्लोजर? आपको लगता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो स्कूल जब बंद था ड्यूरिंग द कोविड, वो क्या सीख रहे थे? 20% सेड यस, बाद बाकी ने कहा नहीं, कुछ ने कहा कि ठीक है थोड़ा थोड़ा सीख रहे थे समवॉट, 1% ने कहा कि हमको तो पता ही नहीं कि वो सीख भी रहे थे कि नहीं। टीचर से अगर पूछा गया तो 19% ने कहा कि सीख रहे थे, पेरेंट्स से पूछा तो 22% सीख रहे थे। मतलब हमने जो टेक्नोलॉजी यूज किया उसकी जो इफेक्टिविटी थी वो किस प्रकार से है, कितना वो सीख रहे थे, उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए। जो पेरेंट्स बिलीव करते हैं, बहुत अच्छा से ये चीज हमें समझने की जरूरत है। एंड आई नो इन दिस CRE there are the teachers from the hearing impairment sector, they are from the blind low vision sector और intellectual disability sector, आप अलग अलग डिसेबिलिटीज के एक्सपर्ट हैं। तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि पेरेंट्स किस चीज पे बिलीव करते हैं, पेरेंट्स का बिलीफ क्या है। तो अगर हम हियरिंग वाले लोगों के बारे में बात करते हैं, तो मीनिंगफुल लर्निंग बाय द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, कि अगर जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे जो मीनिंगफुली उसको सीख रहे हैं, उसमें 31% पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं, हियरिंग बच्चे को जो आप सिखा रहे हैं वो तो सीख ही नहीं रहे। 19% बोलते हैं कि हाँ सीख रहे हैं, और 39% पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है जो पढ़ा रहे ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीख रहे होंगे। 10% पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि अनश्योर है, पता नहीं सीखेगा या नहीं सीखेगा। इसी तरह से विजुअल डिसेबिलिटी में देखिए 31% लोग ऐसे हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो सीख ही नहीं रहे, इसको तो सीखने के लिए आता ही नहीं, ये सीख ही नहीं सकते। और मोस्टली जब हम लोग ये रिसर्च कर रहे थे पूरे वर्ल्ड में, तभी ये पता चल रहा था कि ये सिर्फ स्कूल क्लोजर की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी की बात नहीं, इवन इन जनरल कोर्स ऑफ एक्शन पेरेंट्स हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट दैट अगर वो हियरिंग इम्पेयर्ड पर अगर उसके पास लर्निंग डिफिकल्टी वाला कोई बच्चा है, तो 43% पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं नहीं जी उसको पढ़ना लिखना तो आ ही नहीं सकता है, वो पढ़ ही नहीं सकते।
सिर्फ 19% पेरेंट्स सोचते हैं कि वो पढ़ सकते हैं। अगर आप वो देखिए कि इसी तरह से कम्युनिकेशन वाले में क्या है, 46% पेरेंट्स तो वो पहले ही नकार देते हैं कि नहीं ये अगर इमोशनल कोई डिफिकल्टी हो जाए, मेंटल हेल्थ इशू हो जाए, 46% पेरेंट्स कर देते हैं नहीं जी वो पढ़ ही नहीं सकता। अदर्स में 27% अगर आप देखिए कि ये एक पेरेंटल एटीट्यूड को भी हमें हाईलाइट करना है कि कैसे हम इस तरह से बात करें। तो हमने इस पूरी चीज में हम आपको एक और नया चीज आपको बताना चाहते हैं कि आपको 3 वे कम्युनिकेशन चैनल बनाना होगा। जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज करें, नो टेक, लो टेक, हाई टेक, जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, तो आपको टीचर्स ऑफ लर्नर्स विद डिसेबिलिटी, जो लर्नर्स विद डिसेबिलिटी के टीचर हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन बनाना बहुत जरूरी है। उसके साथ समझाना, उसको टेक्नोलॉजी समझाना बहुत जरूरी है। उसको समझ में आना चाहिए। फिर लर्नर्स विद डिसेबिलिटी को समझ में आना चाहिए और पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए। अगर हम मान लीजिए कि इनमें से किसी को भी छोड़ देते हैं कि सिर्फ हमने टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर लिया, सिर्फ हम लर्नर्स विद डिसेबिलिटी को बता देते हैं, टीचर को नहीं बताते, पेरेंट्स को नहीं बताते, तो फिर उसका कोई यूज नहीं है। अगर आप जो टेक्नोलॉजी आप बना रहे हैं, जो भी चीज आप मटेरियल बना रहे हैं, उसको तीनों के साथ समन्वय स्थापित करना, तीनों के साथ कम्युनिकेट करना है। अगर एक के साथ किया तो वो नहीं हो सकता। तो अगर do teachers feel like they have the support they need to continue helping their children with disability compared to the children without disability? आप ये देखिए कि जो टीचर्स है वो उसकी फीलिंग क्या है। वो सोचते हैं कि हमें जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को हम जब पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास पूरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरे पास पूरा रिसोर्स है। जब हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को पढ़ा रहे हैं तो 33% टीचर कहते हैं कि ठीक है समहाउ है। 36% टीचर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम या कोई रिसोर्स हमारे पास नहीं है। एंड 27% बोलते हैं यस। एंड 4% बोलते हैं कि नो नो आई एम नॉट श्योर, पता नहीं है या भी नहीं है। ओके। एंड अगर हम बात करें तो अगर किस तरह के टीचर्स कहाँ कहाँ पर हैं, जो टीचर्स हमने प्रिपेयर किया है who feel supported to help their students as a type of schools। अगर हम स्कूल्स के बारे में बात करें पूरे वर्ल्ड में तो क्या है। अगर हम मेन स्ट्रीम या के बारे में बात करते हैं कि अगर टीचर्स को अगर पूछा जाए कि आपको सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो 31% टीचर्स बोलते हैं मेन स्ट्रीम स्कूल में कि हाँ हमें मिल रहा है। 32% बोलेंगे नहीं नहीं हमें तो मिल ही नहीं रहा, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा टू टीच द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। अगर हम स्पेशल या मल्टीपल जहाँ लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए कि एक हमने एक विजन बनाया है कि इंक्लूसिव स्कूल्स के बारे में बात करें या क्रॉस डिसेबिलिटी वाले स्कूल्स के बारे में बात करें। ये बीच वाला जो सेगमेंट है ये क्रॉस डिसेबिलिटी वाले स्कूल्स का, जहाँ पर हर प्रकार के बच्चे, हर प्रकार की डिसेबिलिटी वाले लोग हैं। तो वहाँ पर 41% बोल रहे हैं कि हाँ है। और अगर स्पेशल स्कूल के बारे में बात करें तो अगर यहाँ पर देखें कि 36% बोलते हैं कि हाँ हाँ आपके पास जो सपोर्ट है टीचर के पास वो है। अगर इसी चीज को हम और आगे बढ़ाएं तो हमारे पास जो चैलेंजेस है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम चैलेंजेस नहीं समझते हैं, चैलेंजेस को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे जो पहला चैलेंजेस है एक्सेसिबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड मोडालिटीज। आपको एक्सेसिबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाना है। उसमें क्या क्या चैलेंजेस है आपका, लैक ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स डिवाइसेस। आपके पास न रिसोर्स है न डिवाइस है। आप इनएक्सेसिबल एजुकेशन मटेरियल है, जो मटेरियल है आपका वो एज पर द नीड्स, एज पर द चिल्ड्रंस रिक्वायरमेंट, वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है उसमें। अगर मैं बात करूं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बारे स्टूडेंट्स के बारे में, हम ये टेक्स्ट लिख के अगर ये स्लाइड दिखाएं तो कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए तो क्या चाहिए, उसका जो स्लाइड बनेगा, उसका जो लर्निंग मटेरियल बनेगा वो बनेगा लार्ज प्रिंट में बनेगा, वो बनेगा क्या इजी रीडिंग में बनेगा। तो इस तरह से अगर हम इजी रीड, इस तरह से अगर हम हर तरह का चीज डिजाइन करें तो एक्सेसिबिलिटी हम हर लोगों के हिसाब से दे सकते हैं। इनेबिलिटी टू यूज द टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप इनएक्सेसिबल डिस्टेंस लर्निंग मोडालिटीज, बहुत सारे लर्निंग जो है डिस्टेंस हो सकते हैं। NIOS का लर्निंग डिस्टेंस हो सकता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का लर्निंग डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन क्या होता है वहां पर हम जो मटेरियल्स है वो टेलीविजन में
या साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में, वो सारे प्रोग्राम्स नहीं है। दैट आर द चैलेंजेस। अगर हम स्क्रीन टाइम देखें, बहुत सारा स्क्रीन टाइम से भी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब चैलेंजेस का हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तभी हम कोई पूरा ई कंटेंट के बारे में बात करें। आइडेंटिफाई द यूनिक नीड्स ऑफ लर्नर्स विद डिसेबिलिटी, ड्रॉ द डाइवर्स टूल्स और मोडालिटीज थ्रू द ट्रायल एंड एरर। आपको बहुत सारे ट्रायल एंड एरर करना होगा कि ये मोडालिटीज चलेगा या नहीं चलेगा, बहुत सारे रिसर्च करने होंगे। प्रोवाइड मटेरियल्स दैट आर रेलिवेंट and accessible to unique needs of the learners with disability. उसका फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट, assistive डिवाइस, इंटरप्रिटेशन, ये सारा जो फॉर्मेट है, यूज नॉन टेक रिसोर्स वेयर एप्रोप्रिएट। हम हमेशा हाई टेक लो टेक में क्यों जाते हैं? जहाँ लगता है कि नो टेक वाले हो वो भी होना चाहिए। मैंने ड्यूरिंग द कोविड मनोविकास में जो हमारे बहुत ही हाई सपोर्ट नीड वाले लोग थे, जिसको कि बहुत ही वो घर से निकल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स थे, उनके लिए हम लोगों ने फिर लो टेक टेक्नोलॉजी यूज किया। हमने उनके लिए डिजाइन तो बहुत चीज किया था, लेकिन हमने फिर क्या क्या टीचिंग मटेरियल और अलग अलग चीज, अलग अलग, जिसमें कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, नो टेक वाले टेक्नोलॉजी हमने यूज कर दिया और उसको रिसोर्स मटेरियल दे दिया, बुक दे दिया, टीचिंग लर्निंग में एड दे दिया। So leverage the parents, teachers, school staff, जो भी इंटरेक्शन है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसके साथ जो कम्युनिकेशन है, उसको लिवरेज कीजिए, सबसे बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, तभी जाके ये जो एक्सेसिबल टीचिंग का जो अब फंडा है वो क्लियर होगा। और उसका जो दूसरा है वो कम्युनिकेशन का फंडा है, कि अगर हम कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं तो ऑन गोइंग फीडबैक जो नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, रीडिंग एकेडमिक लर्निंग नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी जो कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, कुछ क्षणों से मैं लग रहा है पिछले 40 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, तो दिस इज द वन वे कम्युनिकेशन। ओके, एंड आई फील दिस इज अ चैलेंज कि मैं यहाँ पर अगर ऑफलाइन होता, ये यही सेमिनार ऑफलाइन होता, तो मैं आप सबसे ये बात पूछता, लेकिन हमारे पास इतना मोडालिटीज नहीं है कि हम सबसे ऑफलाइन होकर पूछ सके। तो हम उसके लिए क्या होता है कि हमारा जो असाइनमेंट्स है वो अनक्लियर होता है कि क्या करना है। असाइनमेंट्स कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को, कि जो भी हम होमवर्क दे रहे हैं या कोई चीज काम करने के लिए दे रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहा है, जो फेस टू फेस में समझना चाहिए वो नहीं समझ पा रहा है। और अभी कभी कभी असिंक्रोनस हो सकता है, मतलब कि वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, जो चीज उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से सिंक्रोनाइज होना चाहिए वो अलग हो पा रहा है, वो अलग हो रहा है। और जो टीचर्स है एंड स्कूल्स है वो डिस्कनेक्टेड है। स्कूल्स बिल्डिंग या जो रिसोर्स है और टीचर घर में है और रिसोर्स स्कूल में है, हम डिस्कनेक्टेड हैं, हम पूरा इंश्योर नहीं है, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, किस बच्चे को पढ़ाना। तो हमारा एक डिस्कनेक्टिविटी है। दीज आर द चैलेंजेस। So if we think about the solutions, you have to think about the solutions, explain the learning objective in the simple, accessible manner. जो भी चीज आप पढ़ा रहे हैं, मैंने आज कहा कि मैं आपके पास आया हूँ और मैंने पहले ही ऑब्जेक्टिव रख दिया कि लेट अस थिंक अबाउट द बिगर पार्ट ऑफ द ई कंटेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस। हमने आज यही कहा कि हम पूरे एक ई कंटेंट के बारे में तो बोल रहे हैं, पता नहीं हमने जो मटेरियल डेवलप किया क्या ये यूजफुल है कि नहीं, क्या वो जो हमने बच्चे को व्हाट्सएप पे भेजा वो पढ़ा कि नहीं, देखा कि नहीं। हम अगर ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा जो भी चीज हम मेहनत कर रहे हैं वो बेकार जा रहा है। तो हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को समझना जरूरी है, तभी हम उसके लिए कोई चीज एक्सेसिबल मैनर में बना सकते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, डेडलाइन ऑफ द असाइनमेंट। अगर हम जब भी ऑनलाइन ऑफलाइन या कोई भी टीचिंग कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए। फॉलो अप विद द लर्नर्स टू इंश्योर दे आर अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली व्हेन टीचिंग इज कंडक्टेड asynchronously। मतलब हम असिंक्रोनिक हैं, अभी हमारा सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। जो हम लोग पहले सिंक्रोनाइज थे फेस टू फेस में, हम सिंक्रोनाइज नहीं है। तो अभी इसके लिए हमें लॉट ऑफ फॉलो अप करना होगा, इसके बाद फोन पे पूछना होगा, इसके बाद हमें फीडबैक फॉर्म लेना होगा, बहुत सारी चीज करना होगा। अगर हम वर्चुअल इन पर्सन फीडबैक लूप सिस्टम बनाए, टीचर पेरेंट्स का कोई हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं या फेसबुक ग्रुप बना रहे हैं, होम विजिट बना रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा हमें एक फीडबैक मिलता है, तभी हम उसके रिस्पॉन्स पे हम लर्नर्स के नीड को फुलफिल कर सकते हैं। दीज आर सॉल्यूशंस वी हैव टू फाइंड आउट। घर में बैठ के लर्निंग एड बनाने से, आपका मटेरियल बनाने से सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, बहुत चीज करना है।
डायरेक्ट रिलायबल कम्युनिकेशन चैनल आपको चाहिए लोकल अथॉरिटीज के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ, हेल्थ प्रोवाइडर के साथ, रेलिवेंट एक्टर्स के साथ। बहुत सारे लोग हैं जो चीज, अगर आप ये सॉल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं तो सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं है, अलग अलग लोगों के साथ भी आपको इनके बारे में बातचीत करना होगा। जो तीसरा है कनेक्शंस के बारे में जो चैलेंजेस है, सोशियो इमोशनल कनेक्शंस जो है, अगर वो सपोर्ट जो है, सोशल नेटवर्क का जो सपोर्ट है वो खत्म हो रहा है। वो सारा चीज चैलेंजेस क्या हो रहा है, स्कूल क्लोजर हो गया तो हम आइसोलेट फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, डर है। some learners with disability do not understand why they cannot see their friends or go to the school। वो उसको पता ही नहीं चल रहा क्यों हम घर में बंद हैं। लिमिटेड एक्सेस टू द सोशल इंटरेक्शन हो गया है। some learners with disability to regress। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि वो इतना रिग्रेशन में आ गया है कि वो झगड़ा कर रहा है, उसका प्रॉब्लम बिहेवियर्स बढ़ गया है, उसका सोशल इंपेयरमेंट ज्यादा हो रहा है, बहुत सारा डिस्ट्रप्शंस टू द लर्नर्स है, उसके रूटीन का डिस्ट्रप्शंस है, उसके फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रहे हैं, थेरेपी नहीं हो रहे हैं, मेंटल फिजिकल हेल्थ का प्रॉब्लम है, उसके भी हमें सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल इंटरेक्शन which may be just as important as academic learning। क्या हम हर बच्चे का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के व्हाट्सएप कॉल करने का बनाए? क्या हम हर पेरेंट्स को एक जगह जोड़े कि वो आओ और अपनी अपनी बात रखो? तो अगर हम कोई अपॉर्चुनिटी, ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी ढूंढें जहां पर लोग अपनी मन की बात रख सके, सोशल हर चीज को, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हर बात को अपने सामने रख सके, मेंटेन द कंटेंटनेस। जो अगर ऑन वन ऑन वन सेशन है या कोई भी ऐसा सेशन है जो यहाँ पर लगता है कि हमें लीड करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, उस तरह का स्पेशलिस्ट को किसी को बुलाना चाहिए, उस तरह का हम सॉल्यूशंस करें। अगर हम नॉन एकेडमिक, रेगुलर नॉन एकेडमिक, पर्सनल एंड पॉजिटिव कंटेक्ट विद द लर्नर्स एंड देयर फैमिलीज, मतलब कि सिर्फ एकेडमिक कंटेक्ट से ही नहीं होना चाहिए, नॉन एकेडमिक कंटेक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उससे बातचीत करना है, आपको उससे किस तरह से डिजाइन करना है। देन अनस्योर लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज रिटर्न टू स्कूल, ये बहुत बड़ा चैलेंज आएगा अभी कि वो श्योर नहीं है कि पता नहीं, लोग कह रहे हैं कि मई में फिर कोरोना आ जाएगा, जून में फिर स्कूल बंद हो जाएगा। तो लर्नर्स विद डिसेबिलिटी स्पेशली गर्ल्स, उसमें देखा गया कि पूरे वर्ल्ड में मे नॉट रिटर्न टू द स्कूल वंस दे रीओपन। वो कहीं ना कहीं कोई काम में लग गई, किसी चीज में, घर के काम में लग गई या कुछ ऐसा सिस्टम में लग गया कि वो जो गर्ल्स विद डिसेबिलिटी है वो पता नहीं दोबारा स्कूल पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। आपने कितने मेहनत से उसके माँ बाप को प्रिपेयर किया था स्कूल में भेजने के लिए, अब वो 2 साल से कोविड में बंद है स्कूल, घर में काम चालू हो गया, अब पता नहीं वो स्कूल आएगी कि नहीं आएगी। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। अगर हम देखें तो पॉवर्टी बहुत बड़ा चैलेंज है। पेरेंट्स मे नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू रिटर्न टू स्कूल ड्यू टू द फियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग विद द वायरस। कुछ और हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, इसलिए ये तो बच्चा डिसेबल्ड है, पता नहीं इसको जल्दी बीमार हो जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है बहुत स्कूलों में कि वो स्कूल पहुंच पाए। तो हमें कंपेन करना चाहिए, इस तरह के फैमिली को एडवोकेट करने की जरूरत है, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड के एनरोलमेंट के लिए। फाइनेंशियल एड देने की जरूरत होगी, हमें स्पॉन्सरशिप ढूंढने की जरूरत होगी, डोनर्स देने की जरूरत होगी। गवर्नमेंट का जो एक फ्री एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसको और ब्रॉडर बनाना होगा। और हम जब रिग्रेशन के बारे में बात करते हैं कि रिग्रेशन एंड एकेडमिक नीड्स जो है लर्नर्स विद डिसेबिलिटी का स्कूल में, वो अगर हम बात करें कि बहुत सारे लर्नर्स तो वो भूल चुके हैं जो आपने इतने सालों में उसको पढ़ाया। दे हैव व्हाट स्पेशली दे डू नॉट एक्सेस द रिमोट टीचिंग, जो जिसको कि आपने रिमोट टीचिंग में पढ़ाया नहीं, कभी मिला ही नहीं, वो तो सब चीज भूल गए, जीरो हो गए। अगर हाइब्रिड, अगर हम शेड्यूल्स बनाए ऑनलाइन और टीचिंग अप्रोप्रिएट विल नॉट कंडक्ट दिस, जो ऑनलाइन टीचिंग था उस लर्नर्स की नीड पूरा नहीं कर पाया। अगर हाई सपोर्ट नीड वाले लोग हैं काफी, उनको ये टेक्नोलॉजी उसकी सपोर्ट नहीं पूरा कर पाई, ऑनलाइन ऑन क्लास सपोर्ट पूरा नहीं हुआ, आपने जो व्हाट्सएप पे भेजा था टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो नहीं पढ़ा, तो क्या होगा, ये चैलेंजेस है। और इससे क्या होगा कि सेग्रीगेशन बढ़ रहे हैं, बहुत सारे सेग्रीगेशन बढ़ रहे हैं। जो डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी मेन स्ट्रीम स्कूल्स में आ रहे थे और उसका वो तो समझिए कि अब एक पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें तो हम एक कैचअप लेसन्स बनाए
एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल लेसन्स बनाए। हम जैसे कहते हैं ना कि इसको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, रीइंफोर्स करें करिकुलम को, तो उससे थोड़ा-सा बढ़ सकता है कि एक्स्ट्रा हम उसके लिए कोई ना कोई क्लास अरेंज करें या कुछ भी उसके लिए इंडिविजुअलाइज़ प्लान करें। अगर हम जो अकोमोडेशंस है उसको स्टैंडर्डाइज़ करें, जो हम उसको जिस तरह से मॉडिफाई कर रहे थे उसको किसी तरह से फ्लेक्सिबल बनाएँ। उसको हम जो भी हमारा मल्टी सेक्टरल अप्रोच है कि जैसे हम गाँव में सरपंच, मुखिया, गाँव का प्रधान, उन सबको शामिल करें। अगर हम छोटे-छोटे दुकान वाले को शामिल करें, अगर हम बड़े अच्छे वॉलंटियर्स का ग्रुप कम्युनिटी में बनाएँ, तो क्या होगा? डोनर्स का ग्रुप बनाएँ, तभी हमारा ये जो रिग्रेशन से एकेडमिक के बाद जो स्कूल खुलेगा या स्कूल में नहीं आ रहे हैं, उसको हम कैसे फिर से दोबारा स्कूल में लाना है, तो उसके लिए भी हमें बहुत सारा चैलेंजेस को उसका सॉल्यूशंस निकालना होगा। जो सबसे बड़ा चैलेंजेस अभी आएगा मेंटल और फिजिकल इमोशनल कंसिडरेशंस का जब रिटर्निंग टू द स्कूल। बच्चे बहुत सारे लर्नर्स विद डिसेबिलिटी में फील वेरी एंग्जियस एंड फियरफुल ड्यू टू द कोविड-19। पता नहीं हमको कोविड तो नहीं हो जाएगा, हम अगर बातचीत करेंगे हमें ऐसा तो नहीं हो जाएगा। रूटीन चेंज हो गया, आपको उसको घर में सोने का आदत लगा हुआ था, अब स्कूल आना उसके लिए भारी पड़ रहा है। अगर हम देखें कि लर्नर्स हैव द बिहेवियरल चैलेंजेस, बहुत सारे उसके बिहेवियरल इश्यूज बढ़ गए हैं। अब वो बिहेवियरल इश्यूज को लेकर स्कूल में कैसे आएँगे? So these are the mental, physical health considerations we have to find out. अगर हम देखें वॉश प्रोग्राम जो है, जो रिसोर्सेज था स्कूल में, सैनिटाइजेशन था, आपका स्कूल का बाथरूम था, पानी था, ये सब खत्म हो चुका है। रिसोर्सेज अब वो है ही नहीं स्कूल्स में। अब फिर दोबारा जब वो बच्चे आएँगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स होगा। तो जब हम ये स्कूल्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जब स्कूल्स को खुलने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो हम स्लो पेस में बच्चे को बिहेवियरल चेंज के बारे में बात करें या स्लो पेस में हम उसको स्कूल में लाएँ, धीरे-धीरे हम उसको लाएँ, उसके वेल-बीइंग के बारे में बढ़िया ख्याल रखें, उसके हेल्थ के बारे में अच्छा ख्याल रखें, तब जाकर हम अगर उसको स्कूल में लाएँ, तो ये तभी सक्सेस हो सकता है। और जो अगर हम बात करें कि इस पूरे इंक्लूसिव एजुकेशन इनिशिएटिव के बारे में, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है लेट्स टॉक मोर। हमें जितना हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, उतना हम सब चीज़ आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो अगर हम जो एसडीजी के बारे में बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं। आप सभी फाइंड आउट करो नेट पे यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, उसमें है लीव नो वन बिहाइंड। मतलब आप जो पढ़ा रहे हो जिस बच्चे को, अगर वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, वो भी एट पार होना चाहिए हर बच्चे के साथ। हर बच्चे के साथ उतना ही नंबर उसको आना चाहिए। हर एक्टिविटी में वो बच्चा भी उतना ही एक्सेल करना चाहिए, उतना ही आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो लीव नो वन बिहाइंड हो सकता है। हम किसी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ें, चाहे वो उसकी डिसेबिलिटी कैसी भी हो, सीवियरिटी कैसी भी हो, कुछ भी है। तो और जो आरपीडी एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है, इसका भी गोल है फुल इंक्लूजन अंडर द आरपीडी एक्ट। तो अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा बातचीत करेंगे, तभी हम मैंने कहा एसडीजी 4, आप स्लाइड आपको शेयर होगा। आप ये जो लिंक है इसमें भी जाएँगे तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे हम बच्चे को बिहाइंड नहीं कर सकते। मतलब हर बच्चे को कैसे शामिल करना है, हर बच्चे कैसे शामिल होंगे। जैसे आरपीडी एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है, उसमें कानूनी हम कैसे उसको सहायता कर सकते हैं, रीजनेबल अकोमोडेशन देने के लिए, इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट देने के लिए। तो अगर हम जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसको अगर हम जान लें कि फाउंडेशन ऑफ लर्निंग कैसे हम बनाएँ, कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में क्या-क्या पेडागॉजी है, किस तरह से बात कही गई है। अभी एनईपी के बारे में, अभी एनईपी आने वाला है पूरे आपके लिए, एक एक सबसे बड़ा आप लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटी आने वाला है। तो आप एनईपी के बारे में बढ़िया से बात कीजिए, तो आपको प्री रिक्विजिट ऑफ लर्निंग पता चलेगा कि एक फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी, न्यूमेरिकेसी, ये सब कैसे डेवलप करना चाहिए बच्चे में। उसके बाद आपको करिकुलम का पेडागॉजी पता चलेगा कि जो अभी पेडागॉजी बदल गया ना, जो सिस्टम क्लास कैसे बदलेंगे, क्या-क्या हम सब्जेक्ट बदलेंगे, क्या-क्या पढ़ाने का तरीका बदलेंगे। जो एक होलिस्टिक अप्रोच लाने का जो बात कहा जा रहा है, एक एन्जॉयबल एंगेजिंग टीचिंग लर्निंग की जो बात कही जा रही है, उसके बारे में आपको एनईपी से पता चलेगा। देन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बारे में पता चलेगा कि जो हम इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली हमने जो आपको एक सब शुरू में ही दिखाया कि हमने प्राइमरी एजुकेशन में तो बहुत सारे टीचर लगा दिए, लेकिन जहाँ पर हायर एजुकेशन
जहाँ से बच्चे को इंडिपेंडेंट होकर काम करने जाना चाहिए था, जहाँ पर इतने सालों के मेहनत का परिणाम निकलता, वहां पर तो टीचर थे ही नहीं, वहां पर सिर्फ 7% टीचर थे। तो क्या होगा, वो दिक्कत होगा। तो एनईपी उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने वाला है। तो आपको इन सब चीजों के बारे में जानना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए। मैं आप सभी को इनवाइट करूंगा कि 2 तारीख को एक पैनल डिस्कशन है ये इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, स्पेशली ऑन द वर्ल्ड ऑटिज्म डे। तो आप हमारे इस प्रोग्राम में भी आ सकते हैं, और यहाँ पर भी जितनी बात हमने कही है आपको कि कैसे कैसे डिस्कस करना चाहिए, उसके बारे में आपको बहुत सारा चीज हम आपको बताएंगे। मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूँ। हमारे पास एक और प्रेजेंटेशन है जो कि जस्टिफाई करेगा आज के टॉपिक को, क्योंकि संतोष जी ने जो मुझे टॉपिक दिया है मैं उसको भी जस्टिफाई करना चाहता हूँ। तो अभी हमारे पास हाफ एन आवर है। मैं हाफ एन आवर में 5 मिनट्स जो है अगला, मैं आप सबसे जो चीज हमने बातचीत कही है, हम इतना डाटा याद ना करें, लेकिन हम हमारे मन में बहुत सारे सवाल जरूर आते हैं। कैसे ये दुनिया चल सकती है, कैसे ये दुनिया, इस दुनिया में ये सारा अगर प्रॉब्लम्स है तो कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, तो लेट अस थिंक अबाउट इट। किसी के पास कोई प्रश्न है, कोई भी कुछ है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। मेहुल भाई, आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछिए। यस, बोलिए मेहुल भाई। कुछ नहीं है, किसी को नहीं पूछना, कोई सवाल नहीं आ रहा। अभी हमने इतना सारा डाटा बताया, ये दुनिया का चैलेंज बताइए। यस, ओप्पो A5s प्लीज। जी, आपने हैंड रेज किया, बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओप्पो A5s, हाँ, तो आप अनम्यूट लोग अपना कीजिए। नाम लिखा करिए, तो उसको अनम्यूट करके पूछिए। प्रश्न आप लोगों को पूछने चाहिए। जी, अभी इतने सारे चैलेंजेस मैंने क्रिएट कर दिए आपके सामने, और ये मैं आपको सिर्फ इंडिया का चैलेंज नहीं है, गुजरात का चैलेंज नहीं है, पूरे दुनिया का चैलेंज आपके सामने रखा है। और ये बहुत ही एक रियल उदाहरण है। या और किसी के पास कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो मैं आप सबसे प्रश्न पूछता हूँ। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और मैं किसी को भी कह सकता हूँ कि आप पूछिए। आज तो मैं चेक कर सकता हूँ ना, ये जो 223 लोग हैं इसमें, वो कहीं कैमरा ऑन करके घास काटने तो नहीं चले गए। ऐसा भी होता है ना सीआरई में आजकल कि भाई घर में जितनी भी टीचर्स है वो कैमरे में जो है कि ज्वाइन कर लिया इसमें मोबाइल में, और वो खाना बना रही है, थेपला है। तो थेपला और ढोकला बना रहे हैं कौन कौन, तो मैं आपको कैमरा ऑन करवा सकता हूँ, क्योंकि आज आप जो है यहाँ पर जितनी देर है सीआरई में, एज पर द नॉर्म्स आपको यहाँ पर कैमरा ऑन करके होना चाहिए था। ओके, और आप तो कुछ और कर रहे हैं, थेपला और ढोकला बना रहे हैं, तो वो चीज मत कीजिए। तो आप लोग बताइए मुझे, बहुत बड़ा चैलेंज मैंने आपके सामने पेश किया। हम एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए इन सारे चैलेंजेस से निपटने के लिए? कि जैसे सबसे बड़ा लग रहा है कि हम टेक्नोलॉजी के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, हम लो टैक और हाई टैक नहीं समझ पा रहे हैं, और हम कोई चीज ऐसा कर रहे हैं कि लो टैक को हाई टैक समझ के हम भेज रहे हैं बच्चे को कि बहुत अच्छा खुश होगा, वहां पर बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा। तो आप इस तरह के चैलेंजेस को कैसे देखते हैं? यस प्लीज, किसी के मन में? विशाल जी बोलिए, विशाल जोशी भाई। लक्ष्मी तिवतिया जी भी कुछ पूछ रही थी, हाँ जी, पूछिए लक्ष्मी जी। उनका हैंड रेज था। हाँ लक्ष्मी जी पूछिए, अनम्यूट योरसेल्फ। जी Good afternoon, sir. नमस्कार। Actually, teachers are on their own duties. Actually, not sitting at home nowadays. Schools are open, so everyone is on their duty. That's whatever you do, that is Right. But listening to you as well. Yeah. It's true that when students are back to schools, they are like again at the zero level. When we are reassessing them, they are like, yes, of course, they are at the initial level from where we started. But now we are back to school. Still, parents are not ready to send their words, even after calling them for counseling, guiding.
still they are not ready to send the Then kids. what यहाँ plans पर you have? क्या so plan किया है again आपने? we are waiting, at least they will start sending their votes from the next session, like from 1st of April they will start sending, continuously counseling them to send their votes to school so that we can start working with them. Reassessments, लेकिन definitely ये we तो need to आप do वेट the कर रहे हैं ना, वेट कर रहे हैं, लक्ष्मी जी ये वेट कर रहे हैं आपके, वो भेजेंगे, लेकिन आपने क्या इनिशिएटिव, व्हाट इनिशिएटिव यू हैव टेकन एज एन स्कूल, एज एन टीचर? दैट सर इज वेरी पेरेंट्स को कॉल किया है, बुलाया भी, दे सेड ओके एग्रीड कि हम भेजेंगे कल से बच्चे को, देन द चाइल्ड इज नॉट कमिंग अगेन। तो क्या किया जाए? आई वांट सॉल्यूशन फ्रॉम योर साइड एक्चुअली। आई हमने हैव गिवन यू द बुलाया भी है, सॉल्यूशन। पेरेंट्स को इफ भी यू बुलाया है, वी इफ यू कॉल्ड रीड देम सेवरल टाइम्स, पेरेंट्स कम, parents are coming because it's actually truly speaking ये session end है, तो some allowances and money matters are here ना, तो parents are easily ready to come to school with the documents required, but when we ask them कि मैम बच्चे को तो भेज दो ना, अब हम स्कूल आ रहे, स्कूल खुल गए, बच्चों को भेज दो, then they are saying कि हाँ मैम कल से भेज रहे हैं, then again child is lost somewhere in between the things कि मैडम घर में कोई बीमार है, उसकी बड़ी बहन बीमार है, तो आ नहीं पा रहे हैं। I got your point. So let me tell you. So now during the COVID, you have made the campaign to make the videos, to make the so many teaching learning aids, and you were sending to the persons in their mobile, in their WhatsApp, in their Facebook, YouTube, everywhere. Okay. तो आप एक कैंपेन चलाइए, सोशल कैंपेन चलाइए, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल आने के बाद क्या क्या चीज और सीख सकते हैं। सी दिस इज द करिकुलम डेवलपमेंट, सो डिजाइनिंग योर कैंपेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज आई से, इफ यू आर नॉट सो मच प्लान्ड इन डूइंग एंड यू आर सीकिंग दैट समथिंग विल चेंज, इट विल नेवर चेंज। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज द फर्स्ट यू थिंक क्या प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कि इफ देयर इज ए क्वेश्चन इन द पेरेंट्स माइंड दैट maybe the parents is apprehensive कि वो अगर गया बच्चा तो उसको कोविड हो जाएगा, maybe the parents is apprehensive अगर अभी तो वो घर में रह के कुछ कमाना शुरू कर लिया था, अब स्कूल जाएगा तो कमाई बंद हो जाएगा। Okay, so there are the so many apprehensions, you evaluate it and make the solutions. What solutions you can make? Call me, call the some other experts, call somebody big shot। मैं जानता हूँ केएल और पीएनआर इंस्टीट्यूट को कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला सकते हैं, ठीक है, आप उनको उनसे बातचीत करवा के उनसे करवाइए। अगर आपकी बातचीत लगता है कि नहीं पता चल रहा है, टीचर तो टीचर ही है, वो तो बोल रही है, तो लेट अस थिंक अबाउट अ बिगर कैंपेन। अगर आप एक कैंपेन चलाएंगे तभी इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। पूरे वर्ल्ड में ये चीज है, अभी पूरी दुनिया में इस चीज को कर रहे हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, आपने एक बहुत अच्छी बात कही मैडम कि गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल एड था या डोनर सपोर्ट, आई कैन से, जो भी फ्री एजुकेशन का जो भी प्रोविजन है, अगर हम उसको लीवरेज करें इन द सेंस, आई शुड नॉट गिव इट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री थिंग्स आई शुड नॉट गिव यू द फ्री। हाउ आई कैन गिव यू? once you will come, once you will attend, once you will learn, once you will respond, once you will engage, then I will give you। तो ये थोड़ा सा आप अगर इस फ्री जो भी चीज स्पॉन्सरशिप या स्कॉलरशिप या जो भी चीज आप दे रहे थे फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको अगर लिवरेज करें, उसको देने का तरीका बदलें, तो मे बी योर सिस्टम कैन बी कैन बी प्रॉपर। एनीबडी एल्स, किसी के मन में और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ शंका है तो वो कर सकते हैं। ओके, तो ओके, लेट मी जस्टिफाई। ओके, जो संतोष जी ने आज मेरे लिए टॉपिक चुना है, मैं उसको जस्टिफाई करूंगा कि आपको अभी जो हमारे आने से पहले का जो सेशन था ना, वो बहुत अच्छा सेशन था। जो कौन थे संतोष जी वो, अभी जो मेरे से पहले वाला सेशन था जिन्होंने कैनवा और लोगो में करके वाले? जी सर, महेश जीवानी सर, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। महेश जी का जो सेशन था ना, वो बहुत ही अच्छा सेशन था। मैं उसमें सिर्फ इतना ऐड कर पाया कि आप लोग काम तो कर रहे हैं, आपको वेरीफाई करना चाहिए, आपको डाटा इकट्ठा करना चाहिए कि किस तरह का कंटेंट बनाए, किस तरह का चीज बनाए, किस तरह का मटेरियल बनाए, जिससे कि वो यूजफुलनेस टू द स्टूडेंट हो। अगर आप जो भी चीज कर रहे हो, मैं यहाँ पर
और मेरा 1 घंटा बहुत ही कीमती होता है, मेरा 2 घंटा सबसे ज़्यादा कीमती होता है, मेरा 4 घंटा अगर सही निकला तो मेरा पूरा दिन कीमती है। मैं अपने हर टाइम को जोड़ता हूँ। तो मैं कैसे जोड़ूँगा अपने टाइम को? अगर यहाँ पर 270 200 प्लस लोग हैं और उसमें से 200 लोगों में से अगर 1 लोग जवाब दें, तो क्या होगा? 199 लोग मेरे लिए क्या था? मैं उस तक जुड़ नहीं पाया और उस तक नहीं जुड़ पाया तो मेरा जो टाइम था वो वेस्ट हुआ। अगर मैं इसको पूरा एनालाइज़ कर लेता, मैं पहले ही बोल लेता अगर संतोष जी को कि आपका ये कंडीशन है कि जो भी मेरे वेबिनार में आएगा, एवरीवन हैज़ टू पार्टिसिपेट, फुल पार्टिसिपेशन, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि वो मेरी बात को सुने। वो अगर आधा काम थेपला बनाने में, आधा काम पढ़ाने में, आधा काम कहीं और करने में, तब जाके थोड़ा-सा वो 1% मेरी बात सुन रहा है, तो मेरा वो चीज़ नहीं जो हम बता रहे हैं, जो जिस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो फिर सही नहीं होगा। बट येट एवरीवन हैज़ द डाइवर्सिटी। मैं जितने लर्नर्स हैं, हम सबके रिस्पेक्ट को करते हुए, सबको रिस्पेक्ट करते हुए, सबके काम को रिस्पेक्ट करते हुए, स्टिल दे आर इन दिस ग्रुप। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स कि सबको कुछ किसी को क्लास में पढ़ाना है, किसी को कुछ करना है, सीआरई में भी पहुंचे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हैं। तो अगर हम किसी भी तरीके से यहाँ पर हैं, तो डाइवर्सिटी के साथ अगर हम हैं क्लास में या कहीं पर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर भी हमारा पार्टिसिपेशन कैसे इम्पैक्टफुल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, क्या-क्या हम टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या हम करिकुलम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में हम बताएँगे। तो आप अगर मैंने भी ये पीपीटी बनाया है आपकी ही तरह, यहाँ पर हम स्लाइड ए, बी, सी अगर मैं किसी को क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ से जा सकता हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट है, एंड है, होम है, बटन है। मीन्स मैं अगर ये स्लाइड बनाने में टाइम लगाया हूँ, क्यों लगाया हूँ? कि जब मैं इसको पढ़ाऊँ तो मेरी एक्सेसिबिलिटी हो जाए, मैं जहाँ जैसे जिस जगह पे जाना चाहूँ मैं पहुँच जाऊँ। देन सेकंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये स्लाइड को पढ़ेगा उसके लिए भी एक्सेसिबिलिटी हो, वह भी इस स्लाइड को बड़े आराम से समझ सके और जान सके। तो आप ये पूरे स्लाइड को अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने पूरा चीज अभी जो बताया, आप जो भी इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो, जो भी एक पैराडाइम शिफ्ट है डाइवर्सिटी का, अगर आप जो अपने सोच को नहीं बदल रहे हो, जो मन हुआ वो बना के भेज रहे हो, कहीं से कोई कॉपी कर लिया उसको पेस्ट कर दिया, कहीं से कंटेंट उठाया उसको भेज दिया, दैट इज not important. Important is maybe your client, your student has problem of hearing. Maybe they have problem of not able to read it, not able to understand it, not able to use it. तो अगर हम इस प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को समझते हैं, अगर किसी को रीडिंग डिफिकल्टी है, किसी को कंप्रीहेंशन डिफिकल्टी है, कि वो पढ़ तो लेता है लेकिन वो कंप्रीहेंड नहीं कर पाता है, अगर किसी को मान लो कि कीबोर्ड और माउस चलाने की डिफिकल्टी है, हो सकता है कि किसी को टेक्स्ट या स्क्रीन, किसी का स्मॉल स्क्रीन है तो उसमें डिफिकल्टी है, किसी को स्क्रीन यूज करने में डिफिकल्टी है, किसी को लैंग्वेज समझने में डिफिकल्टी है। सो इफ यू हैव द डिफरेंट सिचुएशंस of eyes, ears, hand, or whatever things is you feel, different situations of dealing or learning, तो आपको हमेशा एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि वो ब्राउजर फ्रेंडली हो। ब्राउजर फ्रेंडली का मतलब मान लीजिए कि मैं अभी ये चीज जो स्लाइड बनाया हूँ मैं गूगल ड्राइव से भी चला सकता हूँ, मैं पावर पॉइंट से भी चला सकता हूँ, मैं सफारी से भी चला सकता हूँ, मैं क्रोम से भी चला सकता हूँ, मैं विंडोज से भी, मैं अगर हर जगह से चला सकता हूँ तभी वो यूजर फ्रेंडली है। अगर आपने जो भी चीज पढ़ाया है वो अगर सब बच्चे पढ़ लें, वो हियरिंग वाले भी पढ़ लें, वो विजुअल वाले भी पढ़ लें, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले भी पढ़ लें, तभी तो आप द बेस्ट टीचर कहलाएंगे, तभी आपका जो लर्निंग पैराडाइम है, आपका सिखाने का जो सीखने सिखाने का जो तरीका है, वो सोच का बदलाव तभी आ सकता है जब आप कोई भी कंटेंट बनाने से पहले इन सारे चीजों को सोचें कि अगर कोई इस कंटेंट को पढ़ेगा और वह अगर विजुअल डिसेबिलिटी वाला हो, मेरे इस कंटेंट को कोई पढ़ेगा, मैं अभी आपको पढ़ के दिखा दूंगा कि हम अपने कंप्यूटर में या कोई भी कंप्यूटर में अगर वो एक बटन को क्लिक करता है तो वो सारा टेक्स्ट रीड हो जाता है और हम सब चीज हो सकता है।
तो इस तरह के सिस्टम को डिजाइन करना, ये हमारे सोच में परिवर्तन की जरूरत है। तो जो भी जैसी भी प्रॉब्लम है, हम सिर्फ प्रॉब्लम को सोच में परिवर्तन क्या करते हैं, रैंप बना देते हैं या कुछ और कर देते हैं, या टॉयलेट को फ्रेंडली, डिसेबल फ्रेंडली बना दिया, वो चीज नहीं है। हम टीचर, एज ए टीचर, हमको पढ़ाने के मटेरियल को फ्रेंडली बनाना है, डिसेबल फ्रेंडली बनाना है। ये सोचना बहुत जरूरी है। दैट इज यूनिवर्सल डिजाइन, सोचना जरूरी, तभी हम इस डाइवर्सिटीज को दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास जितने लर्नर्स है, कोई थेपला बना रहा है, कोई क्लासरूम में है, कोई मेरे चीज को सुन रहा है, लेकिन अगर हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, उसके हर चीज को सॉल्व कर पाए, तभी हम उसके डाइवर्सिटी को हमने एड्रेस किया। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, वो तो अलग है तो अलग है। तो जब भी आप इंक्लूसिव करिकुलम बनाएंगे, उसमें कंटेंट जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से सोचना है कि ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। अगर टेक्स्ट नहीं डालेंगे तो उसके बदले में क्या, हम कौन सा पिक्चर डालें, नॉन टेक्स्ट एलिमेंट क्या डालें, अगर हम उसमें मूवी डाल सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं, जो अभी आपके महेश सर ने बताया, वो सारा चीज हम बना बना के अपने करिकुलम में अगर हम डाल दें, उसको सिंक्रोनाइज कर लें, उसका हम कैप्शंस बनाएं, ऑडियो कैप्शंस बनाएं। जैसे मैं यहाँ पर कैप्शंस ऑन कर दूंगा तो जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम कलर क्या करते हैं अपने करिकुलम में या अपने कंटेंट में, बहुत सारा कलर यूज कर लेते हैं। नो, डोंट यूज लॉट मेनी कलर, यूज द वेरी कंट्रास्ट कलर, सफिशिएंट कंट्रास्ट कलर, जो जिस बच्चे की जो जरूरत है उसके हिसाब से। तभी आपका ये जो इंक्लूसिव करिकुलम है तभी डिजाइन हो सकता है। तो आपको सबसे पहले कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए आना चाहिए कि आपका कोई भी कंटेंट है, उसका हेडर है, उसका मार्कअप है, उसका कोटेशन है, उसका पैराग्राफ है। आप देखो कि ये जो इंक्लूसिव करिकुलम में ये हेडर है, हेडर अलग कलर का है, ये जो कंटेंट है वो अलग कलर का है, इसमें नेविगेशन जो यहाँ पर नीचे है वो अलग अलग तरीके का है। So if you have the control of everything, then you can transform the technology. Then you can make your technology from low tech to high tech. नहीं तो क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी, आप जस्ट टाइम सेंसिटिव कंटेंट चेंज नहीं कर रहे हो, आप टाइम के साथ उस कंटेंट को बदले नहीं, तो फिर आपको क्या होगा, वो करिकुलम कोई इंक्लूसिव करिकुलम नहीं रहेगा। सो व्हेन यू डिवाइन डिवाइस के बारे में बात मैंने बहुत सारा किया कि आपको मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिया कि मोबाइल पे, टैब पे, कंप्यूटर पे, रेडियो पे, किस चीज पे हमें करिकुलम बनाना है, किस चीज पे हमारा लर्नर्स पढ़ेगा, पहले हमें वो चीज समझना है, उसी के हिसाब से हमें डिजाइन करना है। अगर हम डिवाइस नहीं समझ पा रहे हैं और करिकुलम हम कंटेंट हम कुछ और बना रहे हैं, तो फिर हमारा वो कंटेंट यूजफुल नहीं है। इंट्रीम सॉल्यूशन, आप तुरंत में क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे अभी महेश भाई ने आपको कैनवा का इंट्रीम सॉल्यूशन दिया कि कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, आप वहां जाओ, वहां आपका काम आसान हो सकता है। लोगो मेकर का आपको सॉल्यूशन दिया, दैट इज इंट्रीम सॉल्यूशन। यूज दिस इंट्रीम सॉल्यूशन, दैट विल बी द वेरी कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड एंड कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड। आप मान लीजिए कि मैं कंटेंट कुछ और बनाऊं और फोटो कहीं और कर लगाऊं, सारा डिजाइन कुछ और हो, बातचीत कुछ और हो, तो वो फिर नहीं होना चाहिए। आपका जितना भी कंटेंट है वो पूरा इंक्लूसिव करिकुलम के बारे में बहुत जरूरी है। और ये आप अपने मोबाइल में भी देखे होंगे कि आपके मोबाइल के नीचे में नेविगेशन होता है। जब हम नेविगेशन के बारे में बात करते हैं तो आप क्या होता है कि वहां पर आपको लगता है कि जो भी चीज आप कर रहे हो वहां से तुरंत जा सकते हो होम पे, या आप व्हाट्सएप पे तुरंत नीचे से जा सकते हो। तो इसी तरह से आप कंटेंट में भी नेविगेशन होना चाहिए। आप इस कंटेंट में देखो कि ये जो नीचे है ये नेविगेशन है, होम में जाना चाहते हैं, इंडेक्स में जाना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, नेक्स्ट करना चाहते हैं, बैक करना चाहते हैं। तो नेविगेशन अगर नहीं है तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो दिक्कत हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। इफ आई हैव मेड दिस स्लाइड प्रेजेंटेशन, you have seen everything is very clear in writing, very clear in this thing. So जब भी आप जो भी करिकुलम बनाओगे, whatever the content you want to design, think in the three perspectives. One is the omission, then the substitution, and then expansion. So first is omission, means refer to removal of the certain content. आपको जो चीज लगता है कि हम ये चीज हटा दें, हमारा कंटेंट बहुत सिंपल हो जाएगा, तो मेक इट लाइक दैट, omit it. And substitution, replaced by the some another content. So maybe this text can be replaced by some picture, so make it the picture. Maybe this whole content
replaced by some YouTube video. So may replace it. So that is what you have to think about the content development. And explainer is the elaborate the content. So see, I am talking here and it is very minimally written. And as a learner, आपको अगर जरूरत होगी adaptation के बारे में कि curriculum कैसे हम adapt करें, so you can think about another, going to the another books, going to the another place, going to the another resource, accessing all these things. तो एक्सपेंशन का स्कोप रखना चाहिए और बच्चे को बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ से एक्सपेंशन कर सकते हैं. तो जब भी आप प्रेजेंट करिकुलम बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन बनाइए, हाई टेक, डोंट मेक द नो टैक और लो टैक. Think about the high tech, think about the flexibility, think about the blended learning. Blended learning means the person can have the options of online and offline learning. अभी कोविड गया नहीं, so बहुत कुछ हो सकता है. तो रिस्पेक्ट दिस NEP का बहुत बड़ा आपके पास, अभी मैंने बोला था एक बहुत बड़ा रेंज है. Think about it, read about NEP, so you will make synergize your curriculum across the all the level. कि अर्ली इंटरवेंशन, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को हम कैसे सोच सकते हैं. आप किस लेवल में काम कर रहे हो. आप सपोज अर्ली इंटरवेंशन के लेवल में काम कर रहे हो, तो आपका जो करिकुलम है वो सपोर्ट करेगा and that will help the student to go into the school education. And if you are in the school education, think about that kind of curriculum, think about that kind of teaching process which will support them into the skill training or higher education. अगर आप इस तरीके का कंटेंट इंश्योर क्वालिटी नहीं करते हो तो फिर आपका कंटेंट सही से नहीं बन सकता. देयर आर द एन नंबर ऑफ टूल्स आई एम आल्सो इंडिकेटिंग हियर कि आप एक्टिविटीज, असाइनमेंट, ये सारे टूल्स जैसे आपको लोगो मेकर बताया उसी तरह से ये टूल्स आपका ई कंटेंट डेवलपमेंट करने में आपको मदद कर सकता है. आपको मैक्सिमम चीजों के बारे में तो पता भी नहीं होगा. गूगल कैलेंडर भी हम यूज कर सकते हैं पढ़ाने में. हमारे पास कंटेंट का टाइप अलग अलग होता है कि हम H5 पीस कंटेंट आई थिंक आई विल स्टार्ट विद द इवैल्यूएशन ऑफ योर्स. तो मैं आप सबसे प्रश्न पूछता हूँ, आप सभी अपना माइक ऑन करके भी बोलेंगे एंड देन मे बी आप तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नीड टू अंडरस्टैंड इन द लर्नर. हमें डाइवर्सिटी को समझना चाहिए या डिसेबिलिटी को समझना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डाइवर्सिटी मीन्स कि हमारे क्लास में कोई हर तरह का लोग है और हम हर को शामिल करें. डिसेबिलिटी मीन्स कि एक बच्चा है, उसको प्रॉब्लम है, अब पता नहीं उसको उस तरह से करें या ना. किसको करना चाहिए बताइए. डाइवर्सिटी को सोचना चाहिए या डिसेबिलिटी को सोचना चाहिए करिकुलम डिजाइन में. प्लीज एनीवन कैन आंसर, ए और बी. सबने लिख दिया ए. मुंह से भी बोल दीजिए तो हमें पता चलेगा. देन माय सेकंड क्वेश्चन इज इंक्लूसिव करिकुलम कंटेंट शुड बी. जो इंक्लूसिव करिकुलम कंटेंट हम बनाना चाहते हैं, natural language with the time sensitivity, all the clock available YouTube videos. हम कैसा बनाए जो कंटेंट बनाना चाहते हैं. करिकुलम कंटेंट मतलब पढ़ाने के लिए कंटेंट बना रहे हो, वो कंटेंट नेचुरल लैंग्वेज में हो, उस बच्चे के हिसाब से हो, उस क्लासरूम के हिसाब से हो, उस डाइवर्सिटी वाले ग्रुप के हिसाब से हो. दैट इज नेचुरल. ना कि हम कोई भी कंटेंट कहीं से लिया और उसको भेज दें और वो बच्चा पढ़ ले. टाइम सेंसिटिविटी मीन्स कि हम जिस तरह से answer also you can speak also. Okay, so everyone is writing A. Very good. Then clear navigation mechanism help to. जो नेविगेशन का मैकेनिज्म हमने आपको
ये जो नीचे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो नेविगेशन है ना, नेविगेशन, ये मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। आप हमारे स्लाइड में भी देखें तो नेविगेशन मैकेनिज्म जो है क्यों चाहिए, टू आइडेंटिफाई द इंटरनेट ब्राउजर। इसलिए चाहिए नेविगेशन, इसलिए चाहिए कि इंटरनेट ब्राउजर पे पढ़ लेंगे ऐसा, या हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा कंटेंट कहाँ पर है। तो यहाँ पर भी लोगों ने एक आंसर दिया है, वेरी गुड। देन synergy in the curriculum across all level of education means, across all level education मतलब हमने बताया कि जो चीज हम कंटेंट बना रहे हैं, सपोज आई एम द टीचर ऑफ अर्ली चाइल्ड केयर और मे बी द प्राइमरी टीचर, आई एम प्रिपेयरिंग द टीचर स्टूडेंट for school education. Think in that way. If you are teaching in the school or high school, you are the teacher who is preparing the student for higher education. अगर आप उस सोच के साथ नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, वो सिनर्जी नहीं बनेगी। जब तक सिनर्जी नहीं बनेगी तब तक एजुकेशन डेवलप नहीं होगा। तो चाहिए, या हम प्राइमरी सेकेंडरी वोकेशनल लेवल में पढ़ा रहे हैं, उसी के टीचर है, ऐसे होना चाहिए। क्या करना चाहिए सिनर्जी बनाने के लिए? बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं, मुंह से भी बोल सकते हैं। सबने ए टकाटक मारते गए हैं। ओके, एंड देन हु विल डिजाइन द यूज टू टूल्स इन ऑनलाइन लर्निंग? कौन डिजाइन करेगा कि कौन सा टूल्स हमें चाहिए, हमें क्या कैलेंडर कहाँ यूज करना है, हमें कंटेंट कहाँ यूज करना है, कौन सा कलर कहाँ यूज करना है? टीचर सोचेगा या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर सोचेगा? टीचर हैज टू थिंक कि हमें क्या चीज, डेवलपर को नहीं चाहिए। ये कोई भी कंटेंट जो पढ़ाने का चीज है वो टीचर ही अच्छे से डिजाइन कर सकता है। सो दिस इज द हाउ वी इवैल्यूएटेड यू एंड थैंक यू। सो ये भी है, so thank you very much, and I think I'm on the time and still I have 2 more minutes left. Okay, so anyone has any questions, anything in your mind, please feel free and ask. किसी के मन में कोई भी सवाल? तो मैं किसी से पूछ सकता हूँ, संतोष जी? जी बोलिए। नीतू जी आपने ऑन किया? यस। सोम कृष्णा जी, सोम जी बोलिए। किसी को कोई प्रश्न है तो करे। आप मंडित कर दो यहाँ पर, क्या नाम है, सियारी में, कि भाई सबको कैमरा ऑन रखना है, नहीं तो क्या होते हैं कि कैंडिडेट तो आते हैं वो दूसरे काम में लग जाते हैं। जी सोम जी, आपको पूछना है कुछ? अमोल ठाकरे जी बोलिए। हाँ, ये तो हो गया, आप जवाब दीजिए। कुछ प्रश्न है आपको इससे संबंधित तो प्रश्न करिए। कुछ लोग नाइस, वेरी नाइस कह देते हैं। नाइस, वेरी नाइस कहने से काम नहीं चलता है। नहीं, ये आप टीचर हो, यू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मीन्स आपको बोलना है कम, और आपके मन में क्या होता है कि जस्ट हम टाइम पास करने के लिए टीचर बन गए। जी बोलिए। भावना बेन, रजिया बेन, एनएबी, कहाँ गए सब लोग? सब लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच संतोष जी एंड केएल टीम, एंड मेरा फिर से प्रणाम कहिएगा अश्वनी भाई को और धनदुकिया साहब को कि बहुत ही अच्छा है। बोलिए बोलिए, भावना बेन है, वो कुछ कह रही है। भावना बेन बोलिए। नहीं, ये कह रहे हैं कि म्यूट है हमारा वहीं से। अच्छा, तो ऑन कर लीजिए, वापस से अनम्यूट हो जाएगा। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ जी, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। जी सर अनम्यूट था माइक, अभी ऑन हुआ। बोलिए जी बोलिए। बोलिए, किसी को कुछ बोलना है? वीडियो ऑन कीजिए रजिया मैम। जी सर।
हाँ देख तो इसी बहाने तो देख ही लो। कैसे है क्या सर? हालचाल है, ठीक ठाक, सब बढ़िया। बस सब बढ़िया। हाँ देखिए भावना जी भी आ गई, नमस्कार, बोलिए। ये हम जो काम करें ना सर, तो अभी आप जो बता रहे थे वही दिक्कतें आ रही हैं कि बच्चे 2 साल से घर पे थे, तो जैसे नॉर्मल बच्चे नहीं आ रहे स्कूल पे, वैसे हमारे विकलांग बच्चे भी नहीं आ रहे। वो ज्यादातर बच्चे अभी कुछ ना कुछ काम पे लग गए हैं, तो उसको वापस लाने के लिए आपने जो कंपेन की बात की है वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें उसके पेरेंट्स के भी कुछ ना कुछ तो सहयोग चाहिएगा। लेकिन हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो मैं कंपेन का अर्थ बता देता हूँ, एक मिनट। मैंने बोला, लगता अधूरा ही बोला। कंपेन का अर्थ होता है कि हम उसमें बहुत ज्यादा लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सभी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पोलियो के बारे में है, पोलियो के बारे में आपको, आपके घर में अगर छोटा बच्चा नहीं है तब भी आपको पोलियो का एड दिख जाता है या नहीं दिख जाता है? दिखता है सर। दिखता है ना। आपका कोई जानने वाला किसी को HIV एड्स नहीं है, तब भी एड्स के बारे में आपको दिख जाता है, तब भी आप एड्स। हमें पेरेंट्स से उठ के करना, या का कंपेन करें कि स्कूल खुल गया, स्कूल में ये सब चीज करने में। नेटवर्क कमजोर है। कंपेन को डिजाइन करते हैं पूछेगा कि रे स्कूल कर दिया क्या, तुम काम करके कमाना शुरू कर दिया क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सिर्फ एक व्यक्ति से क्वेश्चंस नहीं होगा, यू विल गेट द लॉट ऑफ इनपुट्स। तो वो कंपेन चाहिए, ऐसा कंपेन करना है, ठीक है। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है? आई विल टेक 2 more minutes। संतोष जी आपके गेस्ट आ गए या अभी लंच ब्रेक होगा? अनम्यूट योरसेल्फ संतोष जी। हमारे बीच मेहमान आ चुके हैं, जी जी, तो एक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी की को तरफ बहुत बढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू रजिया मैम, थैंक यू भावना जी, थैंक यू। आपका आउट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। आपका फॉर्मल नहीं, वोट ऑफ थैंक्स लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही है, जरूरत पड़ती है। जो इतनी देर से तैयार है वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए, उनके अंदर उनको ऐसे कैसे दबा सकते हैं आप? हाँ जी। तो वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए मैं हमारे स्कूल की टीचर हर्षाबेन आसरा से अनुरोध करूंगा कि वो आपका वोट ऑफ थैंक्स करें। जी मैम प्लीज। डॉक्टर आलोक भुवन जी, आपने डिजाइनिंग एसेसिबल ई कंटेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पर अपना वक्तव्य दिया। हम सब ने पेंडेमिक सिचुएशन में 1.5-2 साल ऑनलाइन पढ़ाया और पढ़ा। जो दिक्कत आई, जैसे फोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, या है तो नेटवर्क नहीं है, इत्यादि सब मुश्किलें पूरी दुनिया ने फेस की, वह आपने डेटा के जरिए बताया। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन भी ढूंढने चाहिए। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें, पहले आप नो टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी में कैसे जाए। फिर आपने 3 वेज में जो आप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, उस पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सबको समझ में आए ऐसा यूज कीजिए। लैंग्वेज कंटेंट के हिसाब से रखिए, वो सबको समझ में आनी चाहिए। फिर आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, सबने अपने अपने तरीके से उसका आंसर दिया था। फिर आप ये सोचिए कि आपको कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। फिर आपने चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशन बताए, जैसे मटेरियल बनाते हैं तो उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखे। फिर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा तो कैसे करे। फिर बीच में पढ़ाई में गैप रह गया है तो हम क्या कर सकते हैं। फिर किसी कोई है तो करिकुलम बना रहा है तो उसको बच्चों की डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के कैसे बनाए। फिर हम इंक्लूसिविटी और सोचते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि हर डिसेबिलिटीज के बच्चे आ रहे हैं तो हमें ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए जो हर डिसेबिलिटीज के बच्चे उसको यूज कर सके। ये सब आपने बताया, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल था, और हमें यही लगा कि हम एक अकेले नहीं थे जो ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, सब थे। फिर आप तो पूरे टीचर ही थे,
आपने फिर इवैल्यूएशन भी किया और सबके आंसर भी लिए, वो भी अच्छा रहा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बोला जी। थैंक यू सर। जब भी बुलाते हैं और जब भावनगर जब आपको याद करता है तो लगता है कि आपका दिल्ली और भावनगर दोनों एक ही जगह है, दोनों एक ही पैर पे है। दूरी कम हो जाती है। भावनगर ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अगले स्पीकर जुड़ चुके हैं। मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि अभी आज जो है वो लंच का ब्रेक नहीं मिलेगा आप लोग को। ये सेशन खत्म होने के बाद आपको ब्रेक मिलेगा, तो ब्रेक हम देंगे आपको आधे घंटे का। ये सेशन खत्म हो जाएगा तब, चूंकि सर को काम है तो सर का सेशन हमने पहले ले लिया है। सर का सेशन हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, या फिर अगर आपको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो बताइए। डॉक्टर धवल मोदी सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी। तो सर यहाँ से हम पार्टिसिपेंट्स को एक 5 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। श्योर। और उसके बाद हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। जिसको जहां आना जाना है वो जा करके आ जाए, वापस से फिर हम कंटिन्यू करते हैं। किसी को कुछ कहना है? और दूसरी बात कहनी है कि सभी लोग इंटरेक्टिव वे में रहिए, बातचीत करिए, बातचीत के साथ में चलिए। ठीक।